भारत में राष्ट्रपति की स्थिति प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर है। आपको इसका शाब्दिक अर्थ लेगा तो कहेगा नहीं मोदी जी तो ठीक ठाक मोटे ताजे दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब स्थिति आप समझ सकते हैं। राष्ट्रपति की स्थिति की विवेचना करते हुए उसकी स्वविवेक की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न में कोई बहुत ज्यादा जटिलता है, बट फिर भी देखो कैसे इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग करेंगे। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर है। राष्ट्रपति की स्थिति की विवेचना करते हुए उसकी स्वविवेक की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। तो हम दिखाएंगे कि शुरुआत अब देखो, चूंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो की बात है, एक्चुअली हमें जो फोकस करना है वो है राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति। बट शुरू में थोड़ा सा ये जरूर दिखाना है कि प्रधानमंत्री मजबूत है और राष्ट्रपति उसकी तुलना में कमजोर है। इंट्रो भी इसी से निकलता हुआ होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन का कोई फिक्स फॉर्मूला तो होता नहीं है। अगर आप फिक्स लेकर जाएंगे तो पता चला कि हम जो फ्रेम लेकर गए और फोटोग्राफ उसके साइज अलग हो गया, तो जबरदस्ती इसलिए कोशिश करना है कि वहीं पे हम अकॉर्डिंग टू फोटोग्राफ हम फ्रेम तैयार करें। तो यहाँ दो पद हैं, तो क्या हम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश पद्धति के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के दो स्तर हैं। एक तरह से थोड़ा सा दोनों पदों पर आते हैं कि भारत में ब्रिटिश पद्धति के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के दो स्तर हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। यही हमारा सिस्टम है। तो हमें चूंकि यहां पर इन दो की बातें इसलिए इस प्रकार से, मतलब कुछ लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यही एक लाइन का इंट्रोडक्शन देखो, आप और भी इस तरह का निकाल सकते हैं, बट कहने का मतलब लिंक होना चाहिए। तो ये भी तरीका हो सकता है कि भारत में ब्रिटिश पद्धति के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के दो स्तर हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। और फिर इसी में दिखाएंगे राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एक पैराग्राफ का। अब आ जाएंगे असली प्रश्न पर कि राष्ट्रपति की स्थिति प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर है और राष्ट्रपति की स्थिति की विवेचना करना है और स्वविवेक पर ज्यादा फोकस करना है। तो इसका मतलब दूसरे पैराग्राफ में हम दिखाएंगे कि चूंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, अतः राष्ट्रपति की स्थिति भारत में प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर है, जो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के प्रावधानों से साफ साफ दिखता है। दोनों की तुलना ध्यान रखना उसी से होगी। 74 दोनों चीजें बता देता है कि नाम मात्र कौन है, वास्तविक कौन है। तो ये लिखना नहीं पड़ेगा कि चूंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका स्थिति कमजोर है, और फिर 74 क्लॉज 1 दिखाएंगे पूरा का पूरा। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, उसके अनुसार कार्य करेगा, पुनर्विचार के लिए लौट सकता है, और इसलिए राष्ट्रपति की सभी शक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, इसलिए राष्ट्रपति कमजोर है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है। उत्तर का एक हिस्सा पूरा हो गया। उसके बाद तो इसके संदर्भ में पहला हिस्सा तो पूरा हो गया कि प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति कमजोर है। अब दूसरे हिस्से पे आएंगे कि भारत का राष्ट्रपति यद्यपि कमजोर है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट की तरह रबड़ की मुहर, क्योंकि अब हमें स्वविवेक पर आना है। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति कमजोर है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट की तरह रबड़ की मुहर नहीं है। और सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सम्राट हर परिस्थिति में मंत्रिपरिषद की परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास अनेक मामलों में स्वविवेक की शक्तियां हैं। अब चूंकि प्रश्न इसी पर, तो लिंक करते हुए कि रबड़ की मुहर नहीं है, और फिर स्वविवेक की शक्तियों को विस्तार से बताएंगे। स्वविवेक की शक्तियों को विस्तार से बताएंगे और तब दिखाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति न तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह वास्तविक प्रमुख की है, और न ही वह ब्रिटिश सम्राट की तरह रबड़ की मुहर है, बल्कि वह एक संवैधानिक प्रमुख है। और स्वविवेक की शक्तियों का औचित्य उसको संवैधानिक प्रमुख बनाना है। इसका पूरा औचित्य उसको सत्ताधारी बनाना नहीं, उसको एक संवैधानिक प्रमुख बनाना है जो रबड़ की मुहर न बच जाए। ताकि याद करो जो कंक्लूजन में हमने लिखा था कि यदि संवैधानिक संकट पैदा हो जाए या संविधान के आदर्शों का उल्लंघन हो, जो कंक्लूजन में लिखा था, तो उन परिस्थितियों में वह प्रभावशाली भूमिका निभा सके। इसीलिए स्वविवेक की शक्ति, इसीलिए 78 कहता है कि विधि निर्माण के बारे में बताया जाएगा, और इस तरह से दिखाएंगे कि यह सत्य है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर है, लेकिन वह रबड़ की मुहर ना होकर एक संवैधानिक प्रमुख है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई, फिर मैं कह रहा हूं कि किसी का फॉर्मेट अगर इससे थोड़ा अलग है तो इसका कतई मतलब नहीं कि उसका गलत है। इसी बात को ऊपर नीचे आगे पीछे आप करके लिख सकते हैं, बट 74 क्लॉज 1 होना चाहिए आपके उत्तर में। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर रखेगा एकदम यही शब्द सब। एग्जामिनर ये जरूर कहेगा कि थोड़ा सा नाम मात्र वास्तविक होना चाहिए, क्योंकि दोनों की तुलना है। 74 क्लॉज 1 जरूर होना चाहिए। स्वविवेक की शक्ति आपके आंसर में जरूर होना चाहिए। कंक्लूजन यही होना चाहिए कि ये जो बात है ये सही है, वह रबड़ की मुहर नहीं है और वह एक संवैधानिक प्रमुख है। अब इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी वो बहुत मैटर नहीं करता है। ऐसा कोई भी आइडियल मॉडल आंसर नहीं होता है कि इसी पे नंबर मिलेगा। अगर उसी पे नंबर मिलेगा तो एक ही आदमी को मिलेगा। से बदलाव की हमें कहना है कि चूंकि यह पद बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत सही तरीके से चल रहा है, तो इसमें अपेक्षित वर्तमान में कोई बदलाव करने से नहीं समस्याएं आ सकती हैं। जो बदलाव अपेक्षित था वो 42 और 74 के द्वारा कर दिया गया। ये हम दिखा सकते हैं जो अपेक्षित बदलाव था वो समय कर दिया गया। नहीं, मैं समझता हूं कि यहां पर इसलिए क्योंकि इसका कोई रिलेवेंट नहीं। मानो कि यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद 52 में है और प्रधानमंत्री का पद 74 क्लॉज 1 में कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये हो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कर पाए। अगर कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिला तो इंट्रोडक्शन भी सही है, क्योंकि दोनों की तुलना होनी चाहिए। वो भी फॉर्मेट हो सकता है कहने का मतलब, लेकिन मूलतः तो 74 क्लॉज 1 ही आएगा। तो उसको मतलब फॉर्मेट ये चीज आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब उत्तर में इतनी चीजें आनी चाहिए। उसका एक्सप्रेशन का तरीका सबका अलग अलग होगा। उससे थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं करना है कि मैंने ऐसे भी बताया तो बहुत लोगों को अब नींद नहीं आएगी रात भर की, हमने तो इसको ऊपर कर दिया। नीचे कुछ नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति को नंबर नहीं आता है, अलग अलग है, सबको नंबर आता है। हाँ, ये जरूर है कि बेसिक चीजें जो एक्चुअली देखो यूपीएससी का तरीका मैं आपको बताता हूं बहुत प्रामाणिक और विश्वस्त स्रोतों से ज्ञात होने के कारण। रीजन ये है कि जो चेकर होते हैं ऑफकोर्स उन यूनिवर्सिटी से होते हैं जहां से लोग सब जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वर्ड टू वर्ड हर आंसर का एक की होता है। की का मतलब कि मोटी मोटी केवल 3-4 पॉइंट्स लिखा हुआ रहता है कि इस उत्तर में ये पॉइंट्स होना चाहिए। अब वो आगे है पीछे है उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से ऐसा नहीं कि वहां पूरी तरह एग्जामिनर का भी स्वविवेक नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर साहब अपनी मर्जी से उनको भी दिया जाता है। उनके सामने भी पहले होता है कि पहले क्वेश्चन में ये 4 चीजें अपेक्षित हैं। अब ये नहीं कि पूरा ये 4 पॉइंट्स में कि ये चीजें आपको चाहिए, तो बस आपको भी वही कोशिश करनी है कि जो उसमें अपेक्षित जो रिलेवेंट चीजें वो होनी चाहिए। अब वो आगे पीछे उसी में थोड़ा अभिव्यक्ति, भाषा शैली कौन ज्यादा मतलब ये वो थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कल से डिस्कशन को। कल हमने यहां तक जान लिया कि मोदी जी पावरफुल क्यों है और क्या परिस्थितियां हैं, चेंजिंग रोल, और मनमोहन सिंह कमजोर क्यों। हाँ जोर से बोलो। इसलिए कहा जाता है सुपर प्लस हाइनेस, जो अमेरिका से लिया गया है। और जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति के पास एज सच कोई काम नहीं है, देखो वह केवल भारत में भी राज्यसभा का सभापति है, तो इसीलिए उस पद को आप नंबर 2 नहीं बना सकते। हाइनेस के मामले में प्रोटोकॉल में हमने उसको राष्ट्रपति के नीचे रख दिया और इसका आदर सूची में प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ऊपर है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं।
तो इसलिए कहा जाता है कि सुपर प्लस साइनेस कृत्रिम महानता का पद है। महानता उसमें अपने आप में कोई नहीं उस पद में, हमने उसको जबरदस्ती महान बना रखा है, अन्यथा वह राज्यसभा का सभापति है। कायदे से देखा जाए तो वह पद है राज्यसभा के सभापति का, तो रैंक उसका नीचे होना चाहिए, लेकिन हमने रैंक उसको प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर दे रखा है, इसलिए कहते हैं कृत्रिम महानता। महानता पद में उस तरह से नहीं है जैसे उसको बना दी गई। तो कल से आगे बढ़े। कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री की परिवर्तनशील स्थिति को पढ़ा कि नेहरू क्यों पावरफुल थे, मोदी जी क्यों पावरफुल हैं, मनमोहन क्यों। अब आते हैं इसी का अगला आयाम, एक हेडिंग दो, गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर प्रभाव। गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर प्रभाव। गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर प्रभाव। गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर प्रभाव। गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर प्रभाव। अभी भारत में केंद्र में कोई उस तरह की नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन याद करो 89 से लेकर 2013 तक भारत में पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं बनी, 25 साल तक लगभग कोई सरकार नहीं बनी। तो उस समय यह सवाल भी आया था कि गठबंधन की राजनीति प्रधानमंत्री की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है, और मनमोहन सिंह की स्थिति बहुत कुछ हम इसके आधार पर चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व भी एक कारक था, ऐसा नहीं था कि डॉक्टर साहब पूरे जीरो थे, और ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ परिस्थितियां थी। भविष्य में भी भारत में कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा पूर्ण बहुमत ही रहेगा, कभी भी गठबंधन की राजनीति आ सकती है, फिर प्रधानमंत्री की नैया डमाडोल हो जाए, मोदी जी की भी नैया डमाडोल। अभी जब परिस्थितियों को हम लोग पढ़ेंगे, और अगर वो जो सरकार जो मनमोहन सिंह ने चलाई वही सरकार मोदी जी को दे दी जाती, तो शायद मोदी जी भी इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं हो पाते, क्योंकि गठबंधन की राजनीति की सामान्य स्थिति है कि गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है, वीक हो जाता है, और उसी को हमें तरह तरह से दिखाना है। हेडिंग आपने दे दिया, इसको लिखो, गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। अब एक एक करके जानते हैं कि क्यों या किस प्रकार यह दिखता है कि कमजोर हो जाती है। बस अगर किसी ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल को पूरा स्टडी कर लिया तो बिना मनमोहन सिंह का नाम लिए वही चीजें लिखी जाएंगी, वही सारा प्रोसेस को थियरी बनाएंगे। तो क्यों कमजोर होती है, पहला लिखो, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर हो जाती हैं क्योंकि कमजोर हो जाती हैं क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कॉमा उनके बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा। मंत्रियों की नियुक्ति, उनके बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा, उनके बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा, और उनकी पदमुक्ति में गठबंधन के घटक दलों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। गठबंधन के घटक दलों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज, गठबंधन के घटक दलों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। गठबंधन के घटक दलों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। गठबंधन के घटक दलों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। और इसको समझिए क्या है। एक पूर्ण बहुमत की वर्तमान सरकार की बात करें, मोदी जी की सरकार की, तो मोदी जी जो भी हमने प्रधानमंत्री की शक्तियां पढ़ी थी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, वो मोदी जी पर पूरी तरह लागू होती है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र, क्योंकि एक दल को पूर्ण बहुमत मिल गया, किसी से कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, और कोई दल को इस तरह आरोपित नहीं कर सकता है। तो मोदी जी अपनी इच्छा से तय करेंगे कि रेल मंत्री कौन होगा, खेल मंत्री कौन होगा, तेल मंत्री कौन होगा, जितने होंगे ये सब मोदी जी तय करेंगे। कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा ये मोदी जी को तय करें। इसी प्रकार किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसको रक्षा मंत्रालय मिलेगा, और किसको गृह मंत्रालय से हटाकर रक्षा दिया जाएगा, किसको गृह मंत्रालय बनाया जाएगा, ये मोदी जी तय करें, क्यों एक ही दल का मामला है और किसी का दबाव नहीं। और अगर कोई व्यक्ति मंत्री शैतानी करता है का मतलब अपने कार्यों को ठीक से नहीं निभा पाता है, और जैसे रमेश घड़ियाल, क्या नाम है, घड़ियाल मिशन, पोखरियाल, उनके नाम को मैं हमेशा घड़ियाल समझ लेता हूं, तो जैसे रमेश घड़ियाल मिशन या हर्षवर्धन, तो ऐसे मंत्रियों को हटाता भी हमने देखा कि बलपूर्वक नहीं हटाया, पर त्यागपत्र देने का मतलब ये कि उनको हटाया गया, क्योंकि कोई मंत्री स्वेच्छा से अपना पद क्यों छोड़ेगा। ये सारा प्राइम मिनिस्टर करते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि मोदी जी से पीछे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जाओ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को भी नहीं मिला, बीजेपी को भी नहीं मिला, और कुछ छोटे छोटे दल आगे, तृणमूल कांग्रेस 20 सीटें लेकर आ गई, लालू का दल 22 सीटें लेकर आ गया, तो नीतीश का दल 15 सीट लेकर आ गया, शरद पवार ऐसे थोड़ा क्षेत्रीय, तभी तो इनकी सीट कट के उधर चली गई। ऐसा जनादेश आ गया, ऐसा चुनाव का परिणाम आया। तो अब ऐसी स्थिति में सवाल उठा कि सरकार बनाने के लिए 50% लोकसभा के मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है, तो दोनों के लोग चल पड़े। यही होता था उस समय कि अब जिसको कांग्रेस को अगर छोटे दलों का ज्यादा सपोर्ट मिल गया तो कांग्रेस सरकार बना लेगी, और अगर बीजेपी को छोटे दलों का ज्यादा सपोर्ट मिल गया तो बीजेपी सरकार बना लेगी। ऐसी स्थिति में एक नॉर्मल, देखो थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी की भी बात होती है कि नॉर्मली शिवसेना के साथ बीजेपी की सांठगांठ की ज्यादा गुंजाइश होगी, और तृणमूल के साथ कांग्रेस की ज्यादा, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है। कई बार हम देखते पाला बदलता भी है। वाजपेयी जी के समय ममता बनर्जी इधर थी, नीतीश जी तो अपना इधर उधर, उसके माहिर नहीं है। तो कहने का मतलब छोटे दलों का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो मनमोहन सिंह के लोग फॉर एग्जांपल मान लो ममता बनर्जी के पास गए और कहा कि दीदी आओ सरकार बनाते, तो दीदी कहेगी अच्छा इतने रक्षाबंधन पे दीदी की याद नहीं है, और अभी तुमको दीदी की बहुत याद आ गई क्योंकि तुमको सरकार बनानी है और तुमको पता है कि मेरे सपोर्ट की जरूरत है। फिर भी दीदी कहेगी चलो ठीक है बताओ सरकार बनाते हैं, हमारे पास 20 सांसद हैं, हमारा सपोर्ट रहेगा। तो मनमोहन सिंह के लोग कहेंगे बस हो गया, दीदी कहेंगे नहीं हुआ, तुम्हारा काम हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। बात देखो, राजनीति गिव एंड टेक है, आप कितना भी आदर्श बता रहे हो, पर सच्चाई ये है कि दीदी कहेगी कि चलो हम इस सरकार में भागीदार होंगे, तो मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह कहेंगे कि कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाले का पैसा ट्रकों में भरा पड़ा, कितना ट्रक भिजवा दूं बंगाल, तो दीदी कहेगी कि पैसे की गर्मी मुझे मत दिखाओ, वो कई घोटाले मैं भी करके बैठी हूं, वो मेरे पास पर्याप्त है। यही सच्चाई है। देखो रुपये पैसे का भी होता है, जैसे महाराष्ट्र में सब जगह बात हो, तो यही वाला मामला है कि आपको सरकार बनाना है तो पैसा भी देते हैं, लेकिन पैसा एकमात्र कारक नहीं है। दीदी कहेगी कि नहीं पैसे, चलो पैसा का भी हो जाएगा, पैसा तो बाद में मंत्री बनेंगे तो कमा भी लेंगे, एक ट्रक भिजवा देना चाहता नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कितना मंत्री पद दोगे, ये बार्गेनिंग शुरू, क्योंकि देखो उसके बिना वो सपोर्ट नहीं करेगी। ये भी कहेगी कि अभी कल बीजेपी वाला भी आने वाला है, इस बात को सोच के मनमोहन ध्यान रखना, क्योंकि देखो दोनों बड़े दल कॉम्पीट करते हैं। तो अब ममता को दोनों अप्रोच करें, अपना ऑफर लेके पहुंचेंगे, तो वहां पर मनमोहन सिंह के लोग कहेंगे 3 मंत्री पद ले लो, कहेगा नहीं बीजेपी वाला 4 देता, वो तुम्हारे साथ थोड़ी सी विचारधारा की सहमति है, जनता के बीच बोलने में भी अच्छा लगेगा, तो तुम 4 दे दो तो उसके 4 को रिजेक्ट कर देंगे। तो अब देखो तय हुआ कि 4 मंत्री तृणमूल को दे दी। उसी तरह शरद पवार के पास पहुंचा,
दो मंत्री शरद पवार को दिए। एक तरह से मंत्रालय कैसे बन रहा है ये देखिए। फिर लालू जी के पास गया तो लालू जी कहे कि 3 मंत्री हमको दे दो, साले भी थे अब 2 बेटे भी हो गए, तो हमको भी चाहिए परिवार के लिए। कहने का मतलब 2 4 5 सब जगह से हो गया। इसका मतलब कि मंत्री अब वो जो मंत्री होंगे वो तृणमूल कांग्रेस के कोटे के मंत्री कहलाते थे मीडिया में, प्रेस में ये वर्ड आने लगा कि कोटे का मंत्री का भी कोटा है। ये तृणमूल कोटे के 3 मंत्री हैं, ये तो जो है करुणानिधि के कोटे के मंत्री हैं, ये 3 लालू के कोटे के हैं, ये तो नीतीश के कोटे के मंत्री हैं। अब तृणमूल के जो 3 मंत्री हैं तो फिर आगे चलो बात होगी कि 4 मंत्री तृणमूल के। फिर दीदी आगे कहेगी कि भाई 4 मंत्रालय जो हमको मिलेगा, पहले ये बताओ कि कौन कौन सा 4 मंत्रालय दोगे। ऐसा ना हो कि सब छोटा-छोटा 4 मंत्रालय हमको दे दो। ये भी तो देखो मंत्रालय भी इंपॉर्टेंट है कि एक संस्कृति मंत्रालय दे दो और एक कला मंत्रालय दे दो, एक ग्राम विकास मंत्रालय दे दो, तो उससे कुछ बात नहीं बनेगी। इसका मतलब दीदी कहेगी कि एक तो रेल मंत्रालय देना ही पड़ेगा, खेल मंत्रालय देना ही पड़ेगा और तेल मंत्रालय देना ही पड़ेगा। मतलब जो भी बड़े हैं अब वही बार्गेनिंग होगी कि दीदी नहीं एक बड़ा ले लो तो छोटा ले लो। तो इस तरह से मंत्रियों की भी बार्गेनिंग हो रही है। तो अब हो गया कि ये 4 मंत्री पद उसको दिए गए और ये 4 मंत्रालय तृणमूल के हो गए। इसका मतलब कि उन 4 मंत्रालयों में कौन मंत्री होंगे ये अब मनमोहन सिंह तय नहीं करेंगे, क्योंकि फिर कोटे का मतलब ही क्या है, वो तृणमूल कांग्रेस से लिए जाएंगे और उसका नाम दीदी भेजेगी। तो 4 नाम दीदी ने भेजे और एकदम पता है कि उसको इसी मंत्रालय में दिया जाए। 2 नाम करुणानिधि ने भेजे, 3 नाम नीतीश ने भेजे, उसमें अपना नाम सबसे ऊपर लिख लिया। 2 नाम लालू ने भेजे, 3 नाम मुलायम ने भेजे। तो अब देखो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या किया, सारे नामों को एक तय तो बहुत बड़े कलर की भांति, एक डिग्निफाइड कलर की भांति सारा नाम लिस्ट बनाया, अपना स्वविवेक से कुछ नहीं किया और वही लिस्ट जाकर के राष्ट्रपति को दे दिया कि राष्ट्रपति महोदय इसको नियुक्त कर दीजिए। इसका मतलब मंत्रियों की नियुक्ति में प्राइम मिनिस्टर की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती थी। अब जिस मंत्री को मनमोहन सिंह ने खुद नियुक्त नहीं किया है उसकी मनमोहन सिंह के प्रति कोई रिस्पेक्ट और श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा तो दीदी के कारण मामला बना और जब तक दीदी का व्रत है तब तक मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रालय का बंटवारा, इसी प्रकार मंत्रियों को हटाना। मोदी जी अपने मंत्रियों को अपनी इच्छा से नियुक्त करते हैं। राजनाथ जी जैसे मंत्री को भी शिफ्ट कर सकते इतनी पावर, क्योंकि एक बार इमेजिन करो कि राजनाथ जी का भी एक दल होता और उस दल को पास 20 सीटें होती और उस 20 सीट के बिना मोदी जी की सरकार नहीं बनती। तो आपको लगता है कि राजनाथ जी खिसक सकते थे? वो अंगद के पैर की तरह जब जाते कि मोदी जी 1 इंच भी इधर उधर मुझे किया तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा, बल्कि ये भी कहते कि अब गृह के साथ रक्षा भी मुझे चाहिए, गृह मंत्रालय में संभालूंगा, रक्षा मंत्रालय में बेटा संभालेगा। तो एक इंटरनल देखेगा, दूसरा दोनों मिलकर सुरक्षा करेंगे। मतलब और मोदी जी को दबाव मानना पड़ता। अभी इसलिए नहीं मान पाएगी कि दल की बात है। इसी प्रकार मंत्री की पदमुक्ति में भी अब मान लो कि तृणमूल कांग्रेस का कोई मंत्री, अच्छा कोविड में मान लो कि हर्षवर्धन तृणमूल कांग्रेस के होते, इमेजिन करिए मनमोहन के कार्यकाल में, अभी हर्षवर्धन को हटवा दिया मोदी जी, उसकी जगह अपना नया मंत्री लाएंगे, भाई ठीक से काम चलेगा। जो मंत्री बढ़िया काम नहीं किया, हमने देखा कई बार मोदी जी ने हटाया। रेल मंत्रालय में सुरेश प्रभु ने अच्छा काम नहीं किया, उसको हटाया। ये अच्छी बात है, परफॉर्मेंस होना चाहिए। लेकिन इमेजिन करिए कि हर्षवर्धन की जगह तृणमूल का मंत्री होता और सरकार गठबंधन होती, मनमोहन सिंह का कार्यकाल होता, तो कितना भी वो अधेर बचा देता, मनमोहन उसको नहीं हटा पाते, क्योंकि दीदी से उसका बढ़िया क्यों नहीं था। दीदी को दिल्ली की राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही मनमोहन सिंह उसको हटाने की बात सोचती, दीदी का फोन आता कि मनमोहन सुन रहे हैं कि मेरे बच्चे को हटाने का तुमने ये कर लिया। पता नहीं है कि उसको और जो अपना कुत्ता है दोनों को मैंने एक साथ पाला है और वो भी मुझे उतना ही प्यारा है जितना वो है, दोनों को मैं बराबर प्यार करती हूं। और तुमने उसको हटाने की सोच कैसे ली? और अगर तुम हटाओगे, क्या उसका मनमोहन सिंह उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, कोई 1000 लोग मारे गए, क्या मारे जाने तो उसको तुमको क्या फर्क, तुम जिंदा हो, या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी सरकार भी मारी जाए। इसका मतलब सीधा सीधा नहीं समझ में आएगा कि अगर इस मंत्री को हटाया गया तो मैं समर्थन वापस ले लूंगी और मेरे समर्थन वापस लेते ही तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि विपक्ष तैयार बैठा है मुझे हाथों हाथ लेने के लिए। विपक्ष नहीं रेडी रहता है सरकार गिराने के। तो ऐसी स्थिति में मनमोहन मन महसूस कर समझौता कर ले। इसलिए देखो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक बहुत ही विसंगति थी। कई चीजें राजनीति में समझनी पड़ती है कि पर्सनली मनमोहन सिंह बेईमान नहीं है, ये उनके विरोधी भी मानते हैं। ये उनके विरोधी भी मानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह बेईमान नहीं, मोदी जी भी नहीं है, कोई भी मतलब पर्सनली देखो केजरीवाल, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कह सकते पर्सनली बेईमान। उनके विरोधी भी इस बात को कहने से 10 बार सोचेंगे, चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे मनमोहन जी की बात हो, चाहे केजरीवाल जी की बात हो, तो उनके विरोधी भी 10 बार सोचेंगे। राजनीति में भले विरोधी भी कहने सोचेंगे कि पर्सनली आदमी बेईमान है, ये हमसे कोई नहीं कहेगा। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में बात हुई कि जो व्यक्ति पर्सनली बेईमान है, अभी भी कोई संपत्ति ऐसा होता तो पता चल जाता। इतनी जांच सीबीआई सारी हुई तो मनमोहन सिंह की कहां संपत्ति है पता चल जाती। तो सच्चाई है कि डॉक्टर साहब बहुत ईमानदार थे, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ ये भी दुर्भाग्य रहा कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का श्रेय डॉक्टर साहब को ही था। तो जो व्यक्ति पर्सनली इतना ईमानदार है वो आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार कैसे चलाया? तो कारण वही है कि उसकी चलती कहां थी, उसकी चलती कहां है? वो घोटाला हो रहा है, ये राजा घोटाला कर रहा है, उनको पता होगा कि घोटाला हो रहा है। लेकिन अगर वो ए राजा को हटाएंगे तो करुणानिधि कहेंगे कि नहीं समर्थन वापस ले लेते हैं। अब ये राजा सारा घोटाला करके पैसा कहां ले जा रहा है? करुणानिधि के पास। मर गए करुणानिधि अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि भ्रष्टाचार कोई लोगों ने एक संस्थापक रूप दे दिया। लालू का मंत्री घोटाला करेगा, पैसा किसके पास जाएगा? लालू के पास। सच्चाई है क्षेत्रीय दलों को राजनीति उनको पैसा, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स में फिर उनको अपना चुनाव जीतने के लिए वो सब चाहिए, तो ये उनके लिए एक साधन होता है। अब यहां मनमोहन सिंह की गलती केवल इतनी रही कि सत्ता के लालच में मनमोहन सिंह पद के लालच में इतना बंध गए, उनको रिजाइन करना चाहिए तब एक बात, लेकिन उतनी नैतिकता राजनीति में नहीं होती। तो मनमोहन सिंह ने अपने को यही समझाया होगा कि हम थोड़ी भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन आपके कारण पर मनमोहन सिंह क्या करते? एक ही विकल्प था कि मनमोहन सिंह अपनी सरकार को दांव पे लगाते, पता एक करके मंत्रियों को बर्खास्त करते जैसे आज मोदी जी करते हैं। लेकिन ऑफकोर्स राजनीति में उस लेवल की नैतिकता की बात करना आज बहुत कठिन है। तो मनमोहन सिंह में उस लेवल की नैतिकता तो नहीं थी कि अपना पद छोड़े, बट ये भी कह सकते कि मनमोहन सिंह भ्रष्ट नहीं थे। आज उनका विरोधी भी, मोदी जी भी ये नहीं कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह भ्रष्ट थे। वैसे जैसे मोदी जी के बारे में भी कोई नहीं कह सकता कि वो पर्सनली एक करप्ट आदमी। आगे जब पढ़ेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आगे आएगा टॉपिक, तो उसमें देखेंगे कि फिर अंबानी अडानी से इतना मोदी जी मिले क्यों रहते, तो उसका भी आएगा कि पर्सनल भ्रष्ट होना अलग चीज है, पार्टी के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। तो सब जानते हुए भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री इसीलिए चलती ही रहती है। तो ये पहला आयाम हमें बताना है कि गठबंधन की सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रालय का बंटवारा, पदमुक्ति सारा किस पर निर्भर करेगा? गठबंधन के घटक दल। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफकोर्स कमजोर हो गया। सेकंड लिखो दूसरा पॉइंट, गठबंधन की राजनीति के दौर में, गठबंधन की राजनीति के दौर में, गठबंधन की राजनीति के दौर में मंत्रिपरिषद अनेक दलों से मिलकर बनती है। गठबंधन की राजनीति के दौर में मंत्रिपरिषद अनेक दलों से मिलकर बनती है। गठबंधन की राजनीति के दौर में मंत्रिपरिषद अनेक दलों से मिलकर बनती है, अनेक दलों से मिलकर बनती है। अतः एक समन्वयकर्ता के रूप में, अतः एक समन्वयकर्ता के रूप में, अतः एक समन्वयकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। अतः एक समन्वयकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। अतः एक समन्वयकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। और इस पॉइंट को समझते हैं कि ये भी प्राइम मिनिस्टर की एक शक्ति में कमी आना है। मनमोहन सिंह के समय ये भी हुआ। प्रधानमंत्री आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद का मुखिया है, तो एक तरह से वह क्या है? बॉस है। वो बॉस है, वो चौधरी है।
और सारे मंत्री एक तरह से उसके सहकर्मी हैं, लेकिन सहकर्मी होते हुए उसके छोटे भाई बॉस जैसे कि क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम का कप्तान है, बाकी खिलाड़ियों का भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि उसके नौकर हैं, लेकिन फिर भी कप्तान वही है, टीम का बॉस वही है, कैप्टन वही है, मतलब मेन वही है। और ये भूमिका ही उसको शक्तिशाली बनाती है। इसीलिए सामान्यतः चाहे ब्रिटेन हो, और देखो ब्रिटेन में भी कल एक बड़ी घटना हुई, बोरिस जॉनसन ने त्यागपत्र दे दिया। और बहुत ही हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने का ऑफिशियल दावा प्रस्तुत कर दिया। प्रधानमंत्री ट्विटर पे किया, क्योंकि देखो अभी एक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, ब्रिटेन में दो पार्टी क्या चल रहा है ब्रिटेन में, तो आपको पता होना चाहिए। और मैं क्यों कितना खुश होकर ये बात बताया आपको कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी लेबर, तो पिछले कई चुनाव से कंजर्वेटिव आ रही है ब्रिटेन में, क्योंकि उदारीकरण भूमिलीकरण ये सब का बोलबाला है। हमारे यहाँ समाजवादी दल हाशिए पे है, तो ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी का आजकल नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको बना। अभी बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे और कुछ ऐसे उन्होंने कार्य किए जैसे ब्रेक्जिट आप पढ़ते हैं। ब्रेक्जिट का मतलब यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन का एग्जिट हो गया, तो उसमें उनकी बड़ी ये थी, काफी लॉस हो रहा है ब्रिटेन को, ऐसा आकलन हो रहा है। प्लस कोरोना के दौरान भी बहुत ज्यादा अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ब्रिटेन के लोग ये सब देखते हैं। अभी हुआ देखिए हमारी राजनीति उनकी राजनीति कितना डिफरेंस है। इसलिए वही पार्लियामेंट्री सिस्टम में पूर्ण बहुमत होते हुए भी जॉनसन को त्यागपत्र देना पड़ा। हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत होने पे कोई त्यागपत्र सोच भी नहीं सकता है, तो कंजर्वेटिव का मेजॉरिटी है। लेकिन हुआ ये कि अभी कुछ उपचुनाव हुए, उपचुनाव का मतलब किसी किसी सीट पर रिक्ति हो जाती, तो रिक्ति होते समय जो चुनाव जैसे हमारे यहाँ टाइम टू टाइम होते, तो वहां कुछ रिक्ति हुई जिसमें कि बड़ी सॉलिड सीटें थी कंजर्वेटिव की। सॉलिड का मतलब परंपरागत रूप से जहां कंजर्वेटिव जीतता था, उन सीटों पर भी कंजर्वेटिव कैंडिडेट की हार हो गई। ऑफकोर्स पार्टी में चिंता की लहर दौड़ी और माना गया कि बोरिस जॉनसन का गलत नेतृत्व उसके प्रति जनता क्रुद्ध है कि जिन सीटों पर 20-20 साल से कंजर्वेटिव लगातार जीत रहा था। माना जाता था, जब समझो हमने अमेठी का जो उदाहरण दिया था, तो उस तरह की सीट थी और वो सीटें भी हाथ से निकल रही है, तो एक तरह से पार्टी में ही बगावत हुई। अब वहां बगावत करने का तरीका भी अलग। हमारे यहाँ एक नाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए कूद पड़ेगा, और किसी कोरोना के कारण नहीं, बस केवल सत्ता के लोग। उनके यहाँ क्या हुआ, बड़े बड़े मंत्रियों ने त्यागपत्र देना शुरू कर दिया, एक तरह से ये दबाव बनाने के लिए। और देखो हमारे यहाँ होता तो नेता आखिरी जनता पार्टी का विभाजन करवा देता, और बोरिस जॉनसन पर भी दबाव पड़ा कि नहीं हमारी पार्टी खत्म हो रही, मेरे कारण सब लोग पार्टी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, पार्टी का दबाव पड़ा, बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया। और उसके बाद उनके मंत्रालय में जो अच्छे मतलब प्रभावशाली मंत्रियों में से एक है ऋषि सुनक और प्रीति पटेल, ये तो भारतीय मूल के सबसे खुशी की बात। इसलिए मैं इतना खुश हुआ इस बात को आपको बताते हुए कि शायद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री जिस प्रकार की बात बन रही है, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो अमेरिका में ऑलरेडी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन चुकी है, उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका की अगली या पहली महिला राष्ट्रपति हो सकती है, क्योंकि देखो जनरली उपराष्ट्रपति को ही पार्टी लड़ा देता है, अमेरिका में ये भी एक ट्रेंड है। तो अगर जो बाइडेन का 2 कार्यकाल तो हो सकता है अगले 7-8 साल में उधर भी इंडिया दिखे। और ऋषि सुनक ने ट्विटर पे लिख दिया है, ऑफिशियल दावा कैसे करेगा, तो ट्विटर पे लिख दिया कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व लेने के लिए और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनकर इस देश की उन्नति करने के लिए, उस देशभक्ति वाली बड़ी बात लिखती, यानी कि लोग के लिए कि मैं देश को संकट से निकालने के लिए और कंजर्वेटिव पार्टी को संकट से निकालने के लिए पार्टी का नेतृत्व लेने के लिए तैयार हूं। कोई बोला नहीं उसको कि सुनक ले लो, पर इन्होंने एक तरह से अपना दावा और काफी मजबूत अच्छे इनका सपोर्ट। तो देखो क्या होता है अगर ऋषि सुनक बनते, तो ऑफकोर्स भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत के लिए बुरी खबर जापान से आई, शिंजो अबे बहुत ही इंडिया फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने हमें ऋण दिया, वो शिंजो साहब के बहुत प्रयास, मतलब माना जाता है कि शिंजो अबे का उसमें बहुत उन्हीं के कार्यकाल में मिला, उन्हीं की सरकार ने दिया, और शिंजो अबे का उसमें बहुत योगदान। आज राष्ट्रीय शोक है भारत। जनरली राष्ट्रीय शोक अपने देश के नेताओं के कारण होता है, बट उचित काम देना चाहिए विश्व राजनीति में। मैसेज मोदी जी ने भी बहुत भावपूर्ण बात की, उनका भाषण भी मैं सुन रहा था, उन्होंने मेरा दोस्त नहीं रहा, क्योंकि ये बात की बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी थी। और शिंजो अबे हमें याद है उस टाइम पे कि कैसे उनका बनारस दौरा हुआ था, फर्स्ट टर्म मोदी जी का पहला जो टर्म था, तो मोदी जी को बनारस ले गए थे, गंगा आरती चल रही थी, तो भाई शिंजो अबे को पता नहीं था कि गंगा आरती में प्रणाम करना है, बट हम लोग टीवी पे क्लास में उसमें मजाक भी किया था, याद है कि शिंजो अबे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मोदी जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने और ऐसे करके, तो कहने का मतलब अच्छे बात ये थे। तो एक वहां पे लॉस हुआ, वहां पे हमारा लॉस हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फिर भी पर्सनालिटी बहुत मैटर नहीं करती, आज में जो भी बनेगा तो भारत जापान संबंध अच्छे रहेंगे, बट एक बात फिर भी होती है कि उनके साथ बहुत अच्छी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, प्रो इंडिया थे, तो वहां पे हमारा लॉस हुआ। आज भारत पे राजकीय शोक है एक दिन का, आपको पता होना चाहिए। राजकीय शोक का मतलब कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, राष्ट्र ध्वज हमारा आधा झुका हुआ। उचित ही है, मैं कह रहा हूं उचित ही है, ये मोदी जी ने अच्छा स्टेप लिया, विश्व को भी कि हम अपने मित्रों की कदर करते हैं। किनको नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है कि पद्म विभूषण वाला आदमी मरेगा तो राष्ट्रीय शोक करना अनिवार्य नहीं, ऐसा कोई अनिवार्य था, क्योंकि पद्म विभूषण तो हर साल इतने मिलते हैं। ये सरकार की मतलब एक तरह से सरकार डिक्लेयर करती है कि कब होगा नहीं होगा, तो देखो वो है, तो वहां से बैड न्यूज है। लेकिन गुड न्यूज कहां से आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है, क्योंकि बोरिस जॉनसन की तुलना में हमारा ये, और ये ऋषि सुनक अपने इंफोसिस वाले के दामाद भी, नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा अपना लिंक बैठ रहा है। देखो तो चलो वो सब बातें होंगी, हम लोग इस पे आ जाए तो थोड़ा ये भी जानना चाहिए क्या चल रहा है, इस न्यूज देखने में इंटरेस्ट जाता है आगे जब सुनोगे। हाँ, चीन तो मनाएगा जैसे, क्योंकि चीन के वो कट्टर विरोधी थे, भारत के बहुत समर्थक थे शिंजो अबे, और चीन के बड़े विरोधी थे। अच्छा, उनकी हत्या भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई पॉलिटिकल, पता नहीं वो हत्यारा क्या बोल रहा है कि एक ऐसे पद से ये जुड़े हुए थे मैं जिसका विरोध करता था, क्योंकि एज सच शिंजो अबे के खिलाफ कोई देश में असंतोष भी नहीं, मतलब बढ़िया काम कर रहे थे सब चीजें, ऐसा भी नहीं था कि उनके खिलाफ देश में कोई जापान में असंतोष था, बल्कि काम जापानी भी दुखी है, पर वो एक सरकारी लोग हर जगह होते हैं, सिक्योरिटी पे ध्यान देनी चाहिए। चलो इसको रहने दो, बट ये सब चीजें चलती रहती है। हाँ, तो सेकंड पॉइंट हमने बताया कि वह एक तरह से देखो चौधरी लिख लिया आपने, पूरा लाइन कंप्लीट कर ली ना कि समन्वयकर्ता के रूप में कमजोर हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री एक तरह से चौधरी का मतलब पूरे मंत्रिपरिषद का मुखिया है। ये मुखियापन या ये चौधरीपन, ये जो उसका टॉप है कि सबका वो बॉस है, कप्तान है, तो ये कप्तानी तभी वास्तव में दिखेगी जब मंत्रिपरिषद एक दल की, जैसे अभी मोदी जी में वो कप्तानी दिखती है, नेहरू जी में दिखती थी, इंदिरा गांधी में दिखता, इसलिए क्योंकि सारे मंत्री एक दल के हैं, सरकार किसी अन्य दल के समर्थन की मोहताज नहीं। मोदी जी ने कुछ मंत्री बनाए हुए हैं, पशुपति पारस और XYZ को, लेकिन वो जस्ट फ्रेंड के तौर पर चुनाव के समय आप साथ, ऐसा नहीं कि पशुपति पारस समर्थन वापस ले लेंगे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, तो प्रेम भाव वाला मामला, जैसे रामविलास जी को पहले बनाए हुए थे तो प्रेम भाव वाला मामला, ऐसा नहीं है कि उनके कहने से सरकार गिर जाएगी, वो बात नहीं। मनमोहन सिंह में प्रेम भाव की बजाय दबाव वाला मामला। तो अब देखो कि मोदी जी के साथ क्या है कि सारे मंत्री एक ही दल के हैं, कुछ 2-4 मंत्री अगर अलग भी हैं तो मोदी जी ने जस्ट सौजन्य से बना रखा है, ऐसा नहीं कि उनके हट जाने से उनको कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सारे लोग एक ही दल के हैं, तो वो दबाव मानेंगे प्रधानमंत्री का, क्योंकि मंत्रियों के बीच भी कई बार विवाद पैदा होता है, पर्सनल विवाद नहीं, क्षेत्राधिकार को लेकर। जैसे मान लो शिक्षा मंत्री कोई योजना लागू करना चाहता है, उसके लिए बजट चाहिए, तो जनरली वो वित्त मंत्री से बात करेगा, वित्त मंत्री सब एक ही दल के हैं तो कन्विंस हो जाएगा कि ठीक है बजट में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि शिक्षा मंत्री को योजना लाना चाहता है और वित्त मंत्री कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसको हम बजट नहीं देंगे, तो बजट प्रस्तुत करना उसका काम है। तो ऐसी स्थिति में कैसे होगा, शिक्षा मंत्री को लगता है कि नहीं बहुत जरूरी है, तो परंपरा यही है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, शिक्षा मंत्री तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, मोदी जी के पास जाएगा कि मोदी जी को कन्विंस करेगा कि मोदी जी देखिए कितनी जरूरी योजना, इससे कितना फायदा होने वाला है, ये समझ नहीं रहे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, तब वित्त मंत्री से भी एक्सप्लेनेशन देगा। एक मुखिया का जो काम होता है कि भाई निर्मला इसको क्यों नहीं तो बजट दी थी, इतनी अच्छी योजना लागू करना चाह रहा है, इसको बजट क्यों नहीं दी। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, हाँ पहले तेल मंत्री थे,
तो तेल बेचते बेचते आप एजुकेशन में ले आए मोदी जी। तो कहेंगे कि भाई धर्मेंद्र को तुम बजट क्यों नहीं दे रहे हो, नहीं इतना बढ़िया योजना चला रहा है, तेल भी इसने अच्छे से बेचा, वो जीसी को भी बेचते बेचते रह गया, तो ये जब बढ़िया काम कर रहा है तो इसको क्यों नहीं। तब वो भी अपना पक्ष रखेगी कि मोदी जी बजट का ये है वो है XYZ, और प्राइम मिनिस्टर दोनों की बात सुनकर जो भी निर्णय लेगा वही दोनों के लिए सर्वमान्य होगा आज की तारीख में। अगर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि देखो भाई धर्मेंद्र इनकी बात सही कि पैसा कम है और अभी इस तरह की योजना नहीं चला जाती, तो तुरंत कहेंगे जो हुक्म मेरे आता। यही सच्चाई, क्योंकि एक दल है, दबाव है, हटवा सकते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के समय ऐसा नहीं। मनमोहन सिंह के समय शिक्षा मंत्री हो सकता है कि करुणानिधि की तरफ से, या अब वो मृत हो गए उनका क्यों उदाहरण हो सकता है शरद पवार की तरफ से, और हो सकता है कि वित्त मंत्री, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, कि ममता बनर्जी की तरफ से। दोनों में से कोई भी कांग्रेस का नहीं, तो मनमोहन का दोनों में से किसी पर दबाव नहीं, क्योंकि शरद पवार वाला मंत्री जानता है कि जब तक मेरे ऊपर शरद पवार का बर्दाश्त है, मनमोहन चाह कर भी नहीं हटा सकते, क्योंकि वो समर्थन वापस लेने की धमकी देंगे। और वो भी तो अब इन दोनों में विवाद हो गया, तो कायदे से नियम से प्राइम मिनिस्टर के पास आना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं आएगा। ये जो मंत्री है ये भागा भागा शरद पवार के पास जाएगा, और ममता बनर्जी का मंत्री भागा भागा दीदी के पास जाएगा, उसके चरणों में लुट जाएगा। तो यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर से यही होता था, एकदम आंखें दिखाएगा, उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दीदी के चरणों में लुटने लगेगा, कुछ है नहीं फिर भी कुछ कुछ जैसी चीज इस प्रकार से हिलाने लगेगा। यही होता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और चला गया, क्योंकि उसने बनाया, भक्ति वहां पे चली गई, और शरद पवार के पास वो चला गया, और दोनों उसको कहेंगे कि प्रधानमंत्री आजकल कुछ दल के पक्ष में जाता है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का भी फोन आएगा मनमोहन सिंह के पास कि मनमोहन जी मैं देख रहा हूं कि हमारे मंत्रियों को आप कम तरजीह दे रहे हैं, और जब तक मनमोहन सिंह ऐसे बात कर रहे हैं तब तक शरद पवार का भी फोन आ गया दूसरे मोबाइल पे। तो अब ऐसे लगा है, याद करो वेलकम मूवी, उदय शेट्टी और मजनू भाई दोनों से वो लड़की बात करिए एक साथ, तो बस वही वाला मामला हो जाता था मनमोहन का, कि इधर से मजनू भाई का फोन आ, इधर से उदय शेट्टी का, और दोनों अपना अपना इजहार कर रहे हैं, दोनों काम में इजहार हो रहा है। तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे मंत्री के साथ अन्याय ना हो, इस काम में भी कह रहे हैं मेरे मंत्री के साथ अन्याय ना हो, मैं समर्थन वापस ले लूंगा, मैं ले लूं, और ये एक ही मोबाइल लगा के बोल रहे हैं आपकी चिंता मत कीजिए, आपके मंत्री के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि आपके मंत्री को मैं बहुत प्यार करता हूं, वो तो मेरा बच्चा है। इसका मतलब कि वो मैं एक मजाक की बात कर रहा हूं ऐसा, बट जनरली ये होगा कि उसको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि दीदी निश्चिंत रहो, तुम्हारे मंत्री के साथ कोई अन्याय नहीं, और उधर कहेगा कि पवार साहब आप भी निश्चित रहिए, आपके मंत्री के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा, मैं बीच का रास्ता निकालूंगा। अब एक और वहां चौधरी होना था, अब चौधरी की वजह हाथ जोड़ के दोनों को कन्विंस कर रहा है कि भाई जी मान जाओ, भाई जी मान जाओ। तो इस लेवल तक मनमोहन सिंह की गरिमा धीरे धीरे खत्म होने लगी, इसमें उनकी पर्सनालिटी का कोई दोष नहीं। इमेजिन करिए, हाँ एक ही बात ही त्याग पत्र दे देते, पर त्याग पत्र कोई थोड़ी दे देता है, बात तो मुख्य है। इमेजिन करिए कि मोदी जी को भी वही सरकार, जस्ट इमेजिन करिए कि जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी होती, शरद पवार भी होते, मनमोहन सिंह को हटा के मोदी जी को रख दीजिए, तो शायद मोदी जी या तो त्याग पत्र दे देते, या फिर ये भी उसी प्रकार का व्यवहार करते। तो पर्सनालिटी एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा ये भी दिखाना है कि समन्वयकर्ता के रूप में उसकी भूमिका खत्म हो जाती है, तो ये भी उसकी गरिमा को तो कप्तान नहीं रहा, बल्कि मान मनोबल करने वाला सेवक बन गया। तीसरा पॉइंट लीजिए, थर्ड, गठबंधन की राजनीति के दौर में, गठबंधन की राजनीति के दौर में सरकार का संचालन, गठबंधन की राजनीति के दौर में सरकार का संचालन साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एक वर्ड आता है साझा न्यूनतम कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रम या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, गठबंधन की राजनीति के दौर में सरकार का संचालन साझा न्यूनतम कार्यक्रम या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होता है। देखो महाराष्ट्र में भी ये था, जहां भी गठबंधन सरकार की वहां होगी, साझा न्यूनतम कार्यक्रम या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होता है, साझा न्यूनतम कार्यक्रम या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होता है। इसके कारण प्रधानमंत्री विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े निर्णय नहीं ले पाता। इसके कारण प्रधानमंत्री विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े निर्णय नहीं ले पाता। इसके कारण प्रधानमंत्री विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े निर्णय नहीं ले पाता, विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े निर्णय नहीं ले पाता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब भी गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये महाराष्ट्र में भी ये चल रहा था, अब फिर बीजेपी और ये बना तो ये भी अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है कि अगर एक दल की सरकार बनी तो फिर एक ही आइडियोलॉजी, एक ही सोच, तो वहां पर कोई कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती कि सरकार किस प्रकार चलेगी, क्योंकि भाई एक ही दल है, अपने एजेंडा से चलेगा। लेकिन इमेजिन करो कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस ने तृणमूल से भी समर्थन मांगा, शरद पवार से भी मांगा, लालू से भी मांगा, मुलायम से भी थोड़ा खिचड़ी बना करके और 12-13 दल मिलकर के सरकार बनाए। तो अब यह कांग्रेस की सरकार नहीं, और केवल कांग्रेस के एजेंडा या घोषणा पत्र पर नहीं चले। कांग्रेस की कई बातें ऐसी हो सकती है जो तृणमूल को मंजूर ना, तृणमूल की कई बातें ऐसी हो सकती है मुलायम को मंजूर ना, मुलायम की कुछ बातें ऐसी हो सकती है लालू जी को मंजूर ना। यह होता है। तो ऐसी स्थिति में बाद में खटपट बढ़ेगी, जैसे भी महाराष्ट्र में हुआ कि 3 बड़े आगे, कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार, तो तीनों का एजेंडा कई मुद्दों पर अलग अलग है, तीनों का रुख कई मुद्दों पर अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा होगा, बाद में विवाद बढ़ेगा। तो इसके लिए वो पहले ही तय कर लेते हैं कि आओ एक कार्यक्रम बना लेते हैं कि सरकार में किन किन मुद्दों पर हमारी सहमति होगी। इसका मतलब पहले ही तय कर लेंगे कि कुछ ऐसे कॉमन एरियाज है जिसको शरद पवार भी सही मानते हैं, जिसको उद्धव ठाकरे भी सही मानते थे, और जिसको कांग्रेस भी सही मानती थी। भाई कुछ जगह पर तो एग्रीमेंट होगा, कई जगह वो अलग भी है, लेकिन कई जगह उनकी नीतियां समान है। तो वो कहेंगे कि जो जिन चीजों पर हम असहमत है कि मैं ये चाहता हूं आप ये चाहते हैं, वो मुद्दे बाहर रखो, उस पर हम कोई कार्य करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा रुख अलग है, आपका रुख अलग है, शिवसेना का रुख अलग है, कांग्रेस का रुख अलग है, और मंत्रिमंडल ऐसी बनने वाली है जिसमें दोनों, तो कहेगा उस पर लाओगे तो फिर तो हम अपना स्टैंड भाई कांग्रेस क्यों उसके पक्ष में आएगी। तो ऐसी स्थिति में वो विवादित मुद्दों को निकाल देते हैं। विवादित का मतलब कि जो मुद्दे, मैं समझता हूं ये बारिश है, अगर बारिश है तो बहुत खुशी की बात है, मान लगाना चाहिए। तो नहीं दिया तो चलो जो भी है, क्या करें, मैं कुछ टाइम भी पंखा है, अच्छा मतलब मौके का फायदा उठा के आपने कहा कि पंखा बंद करवा दो, सारा पंखा बंद करवा दूं, क्योंकि एक ही बार जो भी करवाने को बार-बार नहीं करूं। उधर वाला बीच का जो तेज में चल रहा है कुछ बंद कर दीजिए पंखा। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूं पंखा और इसी, ठीक है। अब यहां पर सभी मुद्दों पर यूनिटी नहीं बन सकती है, जो विवादित मुद्दे हैं उसको निकाल देगा, और जिन मुद्दों पर कांग्रेस भी सहमति रखती है, शिवसेना भी रखती है और शरद पवार भी रखते हैं, वही मुद्दे सरकार का घोषणा पत्र हो गया, इतने में ही करना है। तो उसी को क्या कहते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम। साझा का मतलब कि जो शरद पवार भी मानता है और जो शिवसेना और ये, और ऑफकोर्स ऐसी चीजें बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं वही किसका कार्यक्रम हो गया, सरकार का कार्यक्रम। मनमोहन सिंह के समय सोचो 12-13 दल जब मिलेंगे तो साझा न्यूनतम कार्यक्रम कितना छोटा होगा, क्योंकि हर मुद्दे पे अलग, चेंज के किसी का अलग रुख है, बिहार के विशेष दर्जे पे किसी का अलग रुख है, रेलवे के निजीकरण पे किसी का अलग रुख है, सबका अलग अलग रुख है। तो कहेंगे ये सारे मुद्दे निकालो। तो प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्राधिकार देखो कितना छोटा,
मनमोहन सिंह को अपने निर्णय लेने की उतनी ही आजादी थी। कहा कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर ही डॉक्टर लेना। अब इसको व्यवहार में समझो कि ये कैसे उनकी स्थिति को अफेक्ट करता था, क्योंकि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में भारत के सफलतम वित्त मंत्रियों में से थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल शानदार था। आज भी देखो मोदी जी भी कई बार खबरें आती है कि मनमोहन सिंह से आर्थिक मसलों पर परामर्श लेने जाते हैं, क्योंकि मोदी जी को अर्थशास्त्री परामर्श देगा, मनमोहन सिंह खुद अर्थशास्त्री। दोनों में डिफरेंस है। मनमोहन सिंह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सबके, तो मनमोहन सिंह खुद अर्थशास्त्री। अब देखो कि मनमोहन सिंह खुद अर्थशास्त्री हैं, तो शायद नोटबंदी, मैं कह रहा हूं शायद नोटबंदी को मनमोहन सिंह ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते यदि उनको फ्री हैंड मिला होता। जैसे मोदी जी को फ्री हैंड मिला, मैं ये नहीं मोदी जी अच्छे प्रशासक मोदी जी भी हैं, बट कुछ जगह पर हमें मानना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह भारी पड़ते, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने यही किया था। इतना बड़ा आर्थिक सुधार देश के लिए किया, जिसके कारण आज हम पांचवीं छठी जीडीपी में हमारा डाउन होते रहता है, फिर भी पांचवीं छठी तक जीडीपी तक पहुंच चुके हैं। तो ऑफकोर्स इसमें उन आर्थिक नीतियों का योगदान तो है। आज इतना बड़ा देश है, इतने हम लोग, तो उस चीज को उन्होंने किया। इस चीज को शायद मनमोहन सिंह ज्यादा अच्छे से कर पाते, पर्टिकुलर में नोटबंदी की बात कर। लेकिन आप कहेंगे कि मनमोहन सिंह ने नोटबंदी क्यों नहीं की? उन्होंने भी कहा कि नोटबंदी जरूरी थी, उन्होंने केवल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाए मोदी जी। शायद मनमोहन सिंह पहले समझ लेते कहां बैंक का बदमाशी करेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी वही देख रहे हैं। ये नहीं कि मोदी जी बेईमान, ये बात नहीं कर रहा, बट मोदी जी को उतना वित्त का अनुभव नहीं था, तो उन्होंने भी अच्छे सोच से योजना चलाई थी। पर उनको क्या पता था कि ये बैंक के मैनेजर और ये सब काला धन वाले मिलकर आपस में सबको पता है क्या होता कि अपना परसेंटेज दो और बैंक से पैसा दे करके वहां से मिल जाता, तो बैंक ने सारी योजना को विफल कर दिया। अब सवाल उठता है कि मनमोहन सिंह ने नोटबंदी क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि वो नहीं कर पाते। मोदी जी ने नोटबंदी कर दी क्योंकि कोई इनको रोकने वाला नहीं, इन्होंने कर दिया। बट इमेजिन करो कि मनमोहन सिंह नोटबंदी की डिक्लेरेशन करते थे, वो भी कहते कि आज रात 12 बजे से फला फला नोट नहीं चले, तो बात वहीं तक नहीं रुकती। अगले ही दिन या 1 घंटे के भीतर ममता बनर्जी का फोन आता, क्योंकि सारा काला धन तो पकड़ा जाने वाला है। तुरंत फोन आता कि मनमोहन सिंह ये साझा न्यूनतम कार्यक्रम में नहीं था, ये जो आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया नोटबंदी का, ये कहां था साझा न्यूनतम कार्यक्रम में? आपने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया, इस पर एक्शन नहीं लेना था, इसीलिए आप इसको वापस लो। याद करो कि मोदी जी के नोटबंदी को वापस लेने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये कुछ नेता राष्ट्रपति से मिले थे, तो वो जस्ट एक दिखावा था, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति से मिलकर क्या हो, राष्ट्रपति तो नहीं, पर चलो ये जनता को दिखाने के लिए वो देश का गार्जियन है, शिकायत करने के सिंबॉलिक महत्व था। मोदी जी ने कहा मिलो जाओ, प्रणब मुखर्जी से मिलो, तुमको कौन रोकता है? बट सबको पता है कि वो वापस नहीं हो, क्योंकि सरकार स्टेबल। लेकिन मनमोहन सिंह को कहा जाता और आधार बनाया जाता कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में नोटबंदी शामिल नहीं थी। आप नोटबंदी कैसे कर सकते हैं? ये गठबंधन धर्म, ये वर्ड समय आता है कि गठबंधन धर्म का उल्लंघन, हम सभी उससे बंधे हुए हैं। और तब कहती चूंकि आपने इसका उल्लंघन किया है, इसलिए भूल सुधार का मौका दिया जाता है, अभी 2 घंटे के अंदर वापस लो। 2-3 और फोन आ जाते और कहते कि या तो तुम नोटबंदी वापस लो या हम समर्थन वापस लेते, सरकार तुम्हारी गिर जाएगी। अब देखो ऐसी स्थिति में नोटबंदी की घोषणा होती भी तो शायद चल नहीं पाती, इतना दबाव पड़ता। और मनमोहन सिंह को ऐसा नहीं पहले से ही अनुमान था, यह रहा होगा कि इतनी बड़ी घोषणा को मेरे गठबंधन के घटक दल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि पैसा उनका भी फंसेगा। काला धन किसके पास है? दलों के पास है। ओरिजिनल पार्टी में ये भी सच्चाई है कि करप्शन ज्यादा है, नेशनल पार्टी में भी है, पर उधर भी है, सबके पास है। तो ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह जो इस प्रकार के बड़े निर्णय ले पाते थे या जो मोदी जी ने लिया वो नहीं ले पाए। इसका मतलब देखो, जो भारत की यदि पूरी राजनीतिक स्थिति को देखें तो मजबूत प्राइम मिनिस्टर वही है जो पूर्ण बहुमत वाले, तो ये संयोग नहीं है, सारे के सारे वही है। नेहरू जी पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, तो अच्छा हो या गलत, लेकिन 1954 में भारत और चीन के साथ एक मैत्री संधि तो की, तिब्बत को दे दिया चीन को। कहने का मतलब सही निर्णय था या गलत निर्णय था, लेकिन लिया निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिया, गुटनिरपेक्षता। इसलिए ले पाए कि कोई ममता बनर्जी और कोई शरद पवार उनको गिराने के लिए नहीं था, मजबूत बने। इंदिरा गांधी 1971 के भारत बांग्लादेश के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना, युद्ध में शामिल हो, ये इसलिए कर पाए क्योंकि कोई समर्थन लेने वाला ममता बनर्जी वहां बैठी थी। बट इमेजिन करिए कि इंदिरा गांधी की गठबंधन सरकार होती, तो क्या उतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इंदिरा गांधी ले पाती? 10 बार दबाव बनता कि नहीं गलत हो जाएगा, वोट बैंक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मोदी जी के साथ भी है, और जितने आपको कमजोर प्रधानमंत्री मिलेंगे सब गठबंधन वाले, तो ये सहयोग नहीं है, ये ट्रेंड है। तो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री से देश बड़े निर्णयों की अपेक्षा करता है, जैसे नेहरू ने गुटनिरपेक्षता का निर्णय लिया, जैसे नेहरू ने चीन के साथ एक शांतिपूर्ण नीति का निर्णय लिया, इंदिरा गांधी ने कई बड़े निर्णय लिए, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा गांधी ने राजाओं को मिलने वाली पेंशन जिसको प्रीवी पर्स कहते थे उस पर भी देश में था, उसको भी किया, और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप किया। और वो इसलिए कर पाई क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार की, गठबंधन प्रधानमंत्री नहीं थी। मोदी जी नोटबंदी इसलिए कर पाए क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे, मनमोहन सिंह ऐसा कर ही नहीं पाते, तो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन मनमोहन सिंह का ऐसा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं जो एक बड़े प्रधानमंत्री का निर्णय होता है, जो नेहरू कुछ ऐसे निर्णयों के लिए जाने जाते, बाद में इतिहास उसको सही या गलत सिद्ध करेगा, पर प्राइम मिनिस्टर ने लिया तो निर्णय, गुटनिरपेक्ष होने का निर्णय सही था गलत था वो आज मूल्यांकन करते, पर उन्होंने निर्णय लिया तो सही, अमेरिका के साथ नहीं जाए। इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया तो सही, मोदी जी ने निर्णय लिया तो सही, इतिहास इसको मूल्यांकन करेगा कि नोटबंदी सही था, निर्णय लिया। मनमोहन लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, 2 कार्यकाल, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल का ऐसा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं मिलेगा जिसके कारण उनको इतिहास में स्थान दिया जाए। इसका ये कतई मतलब नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सड़ा हुआ आदमी है, वो वाली बात बोल देंगे कि कहां मोदी जी से तुलना होगी, मोदी जी तो 56 इंच का सीना लेकर बैठे। नहीं, हम कहेंगे कि मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात। ये जरूर है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, तो जस्ट समझो कि ये मनमोहन सिंह की लक्ष्मण रेखा, तो मनमोहन एक ऐसी सीता है जो लक्ष्मण रेखा में रहे, तो उसे बाहर नहीं जा सकते, उसे बाहर जाने पर रावण का खतरा, अस्तित्व का खतरा है, तो अपना नहीं दिखा पाएंगे। और मोदी जी की भूमिका वो है कि पूरा जंगल उगता है, जहां मर्जी हो जा सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऑफकोर्स दोनों की भूमिका अलग, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही खराब था। कुल मिलाकर ये भी दिखाना है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के कारण भी स्थिति, और देखो बिहार को देख लो, वर्तमान में जहां गठबंधन, तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी उस रूप में निर्णय नहीं ले पाएंगे अपने राज्य में जैसे ममता बनर्जी लेगी। बिहार में भी साझा न्यूनतम कार्यक्रम, शराबबंदी पर दबाव भी बनाया जा रहा है, कल को ये भी हो सकता है कि शराबबंदी और कई शराबबंदी से संबंधित उन्होंने अपने आदेश बदल दिए, दबाव में बदल दिए, तो ये भी हमें दिखाना है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या होगा कि गठबंधन की राजनीति के दौर में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती, मुख्यमंत्री पर भी आएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, नहीं कोई दोनों में अंतर नहीं होगा। तो क्लियर हो रहा है सारा मामला। तो यहां हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद तीसरे इंपॉर्टेंट पदाधिकारी को पढ़ा, प्रधानमंत्री, जिसके बारे में देखा संविधान में कम है, लेकिन बेसिकली क्या है इसका एनालिसिस, क्या बताना है क्या। अब आते हैं अगले पद पे, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री। और देखो उप प्रधानमंत्री तो अभी देश में कोई नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री ढेर सारे होते जा रहे हैं, हर राज्य में नया-नया बनता जा रहा है। तो दोनों एक ही तरह से समझ लेंगे क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल लेवल का अंतर है। उप प्रधानमंत्री या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में भले कोई प्रधानमंत्री ना हो लेकिन इस देश में रह चुके। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे तो चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। तो सवाल होता है कभी उप प्रधानमंत्री होता है, कभी नहीं होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसा हमेशा होते हैं।
यूपी में पहले नहीं था, अखिलेश के समय कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था। योगी जी के समय कितने? 2 हो गए, 2 हो गए, अभी 3 हो गए, 2 हो गए। बिहार में भी पहले कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था, इस बार देखो जैसे बीजेपी को मौका मिला उप मुख्यमंत्री। तो ये क्या मसला है? आंध्र प्रदेश में शायद या कहां पे तेलंगाना किसी राज्य में 5 मुख्यमंत्री हैं, तो जगनमोहन रेड्डी कहां पे है? आंध्र। तो वहां मतलब कई कई जगह उप मुख्यमंत्री, कई जगह नहीं भी, कई जगह नहीं भी। दिल्ली में भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और कई जगह नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये क्या है, कि कभी है कभी नहीं है। तो आइए समझते हैं कि क्या तालमेल है। तो सबसे पहली बात कि संविधान में ये बताओ कि किस आर्टिकल में ये पद है? नहीं है। संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का उल्लेख ही नहीं है, इसलिए तो होना नहीं होना मर्जी की बात। कहीं पर संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात करता है। तो ना उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है और ना ही उप मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख है। इसी प्रकार संसद का कोई कानून भी नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद को का उल्लेख करता है। तो हम कहेंगे पूरी तरह से व्यावहारिक है ये जो पद है, पूरी तरह से व्यावहारिक है, पूरी तरह से इसी को कहते हैं अनौपचारिक, मतलब ऑफिशियल नहीं है, ये जस्ट एक अनऑफिशियल पद है। पूरी तरह से व्यावहारिक है, पूरी तरह से अनौपचारिक है। उप प्रधानमंत्री बनाना अनिवार्य नहीं है, उसके बिना भी काम चलेगा और मर्जी हो कहीं लिखा हुआ नहीं। ये सब देखो मक्खी का खेल है। अब कहां पे ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है। हाँ डेप्यूटी, मक्खी ने इतना पीछे कर दिया था। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संसद के कानून में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। पूरी तरह व्यवहारिक अनौपचारिक पद होता है। और उप प्रधानमंत्री की जहां तक भारत में बात करें तो जनरली राजनीतिक कारणों से बना दिए जाते हैं। जैसे जब 2 बराबर व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे तो अब होता है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, दोनों दावेदार हैं। जैसे पटेल भी दावेदार थे, नेहरू भी दावेदार थे। तो ऐसी स्थिति में नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो जस्ट एक सम्मान के तौर पर सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बना दिया। फिर वाजपेयी और अडवाणी, चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह का मामला यह था कि गठबंधन सरकार थी तो इसी बात पर समझौता हुआ कि तुम प्रधानमंत्री तो हम उप प्रधानमंत्री। तो कई बार केंद्र में तो इस कारण से बन रहा था, तो राज्यों में हम देखते हैं नए कारण से बन रहा है। राज्यों में जातीय समीकरण आज राज्यों में इसका एक प्रमुख कारण है। जैसे हमने देखा यूपी में, हम सभी जानते हैं कि जाति की मना नहीं करता संविधान की, जाति की बात मत करना चुनाव आदि में, लेकिन उसके बिना भारत चलता नहीं। तो एक पर्टिकुलर जाति का मुख्यमंत्री बना तो साधु बनने के बाद भी समाज उसकी जाति देखता है, ये समाज का सत्य है। एक पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तो जो दूसरी प्रभावशाली जातियां हैं उसको निराशा न हो जाए तो उसे उप मुख्यमंत्री बना दो। बिहार में कहीं पे मतलब सारा फैक्टर होता है कि दलित फैक्टर आ जाता है तो ब्राह्मण फैक्टर आ जाता है, और उस सब जहां जिसका। आंध्र प्रदेश में तो 5 बना दिया, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दोनों में से एक राज्य में 5 बना दिया। 5 प्रमुख जातियां हैं, 5 का एक उप मुख्यमंत्री। तो अब सवाल उठता है कि संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है, तो इतने इतने उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री अभी तक एक ही हुआ, मतलब एक के समय की उप मुख्यमंत्री तो कई कई है। बिहार में शायद 3 है या कितने? 2 है। यूपी में भी कितना है? 2 है। कहीं पे 2 है, कहीं 3 है, कहीं 5 भी, कहीं हो सकता है 15 भी हो जाए, क्योंकि कहीं पर ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं है। यह ध्यान रखना है कि ऐसा कोई पद है नहीं। ऑफिशियली बात यदि करें, ऑफिशियली मैं कहूं तो ऑफिशियली भारत में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। इसलिए जो उप मुख्यमंत्री होते हैं उनको भी मंत्रालय ही दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री भी मंत्री ही है, बस इतना समझो। मतलब तकनीकी बात में, वकीलों की नजर में बात करें, संवैधानिक नजरिए से, तो उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री भी मंत्री ही। हाँ, केवल एक सिंबॉलिक महत्व है, प्रतीकात्मक महत्व है कि वो उप मुख्यमंत्री है तो माना जाएगा कि मुख्यमंत्री नंबर 1 है, तो बाकी सबको मैसेज रहेगा कि योगी जी के बाद यही दोनों और उसके बाद बाकी मंत्री हैं। पर तकनीकी रूप में वो केवल एक कैबिनेट मंत्री है। इसलिए उप मुख्यमंत्री जितने मिलेंगे देखो उसको भी एक मंत्रालय होता है, वो भी मंत्री के ही कैबिनेट में बैठेगा, सारा काम करेगा। पर एक जातीय समीकरण के कारण, कभी व्यक्तित्व के कारण ये बना दिया जाता है। तो ऐसा संविधान कानून में ऐसी कोई बात है नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा पद ऑफिशियली नहीं, ये पूरी तरह कैसा है, व्यवहारिक या अनौपचारिक बना दिया जाता है जातीय राजनीतिक समीकरण के कारण। आजकल भारत में काफी ज्यादा इसका बोलबाला बढ़ गया है। जैसे भी महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री बना तो इसको मुख्यमंत्री क्योंकि 2 दलों की सरकार और एक दल की होती तो शायद नहीं बनता। तो ऐसा कोई पद है नहीं और ना उससे संबंध में कोई संविधान कानून, जस्ट उसमें मंत्री है। तो आगे जब कैबिनेट मंत्री पढ़ेंगे तो वही समझ में आ जाएगा कि वो भी एक कैबिनेट मंत्री ही है। तो उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। अब आते हैं अगली चीज, मंत्री परिषद। और याद करिए पहली दूसरी कक्षा से ही लोग पूछ रहे थे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या। मैं कहता था वक्त आने पे बहुत विस्तार से बताया जाए। उप प्रधानमंत्री का तो शपथ ग्रहण तो होता है, लेकिन वो एक मंत्री ही है, शपथ ग्रहण होता है, लेकिन कहीं अलग से, मतलब वो जस्ट एक मंत्री ही है, शपथ भले उसको मिलता है। एक मंत्री है जो मंत्री का जो भी मंत्रालय मिला उसकी देखरेख करना। उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद है नहीं। हाँ, उसको भी मंत्रालय मिलता है, सारे उप मुख्यमंत्रियों का चेक करो, उसके पास भी कोई मंत्रालय होगा, वो भी मंत्रालय। हाँ, किसी भी तरह का नहीं है। ये एक व्यवहारिक बना दिया कि भाई फील गुड करवाने के लिए जनता को ये लगे कि हमारा आदमी भी वहां बैठा हुआ है, अमुक जाति का व्यक्ति मतलब नंबर 1 है तो हमारा आदमी नंबर 2 है, ये केवल दिखाने के। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अंतर, मंत्री परिषद। इसके तमाम आयामों को देखेंगे। इस बार की पीटी में इस पर सवाल आया था मंत्री परिषद की संख्या पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी में दोनों के लिए मंत्री परिषद। बट शुरुआत हम लोग करेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंतर से, और वहीं पर पूरा हम लोग मंत्री परिषद फिर तमाम होते। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद को अंग्रेजी में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद, और एक चार्ट बना लो तो अच्छा रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कॉलम बनाकर देखेंगे। अंग्रेजी में मंत्री परिषद को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और लिखिए मंत्रिमंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। मंत्रिमंडल इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैबिनेट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में, क्या उसमें इसकी परिभाषा वगैरह सब आ जाएगी। तो ऐसे ही बनाना है मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। पहले मंत्री परिषद की परिभाषा लिखो। मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है। मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है, एक बड़ी संस्था है, एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं। मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। जैसे अब एक एक करके लिखो कि कौन कौन से मंत्री मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, वो राज्य मंत्री और ब्रैकेट में स्वतंत्र प्रभार, ये टर्म भी आप सुनते हैं, ये फलां को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ये सारे शामिल होंगे किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद में। तो आपको बड़ी संस्था है, अभी जानेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि जब तक इनका मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक मजा नहीं आएगा इस टॉपिक में।
तो परिभाषा के तौर पर क्या दिखाएंगे कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। और आपको पता ही है कि ये सारे मंत्री हो गए। अब आते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। तो ये बड़ी संस्था है, ये छोटी संस्था है। एक बड़ी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। इसका मतलब कि अगर हम इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना चाहे दो गोला बनाकर, तो बड़ा वाला गोला कौन सा है? मंत्रिपरिषद। ये जो गोला है ये परिषद है। और छोटा गोला क्या है? मंत्रिमंडल। तो ध्यान रखना, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हिस्सा। मंत्रिपरिषद में सारे के सारे मंत्री शामिल हैं और उसी में से जो टॉप लेवल के मंत्री, जो टॉप लेवल के मंत्री है उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जो सबसे बड़े, जिनका रैंक सबसे हाई है। और वे जो टॉप लेवल के 10, 12, 15 मंत्री हैं जिसको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, उनके समूह को हम कहते हैं मंत्रिमंडल। इस तरह से देखा जाए तो संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है। अब इस डिफरेंस को सही तरीके से, इसके महत्व को समझने के लिए हमें यह जरूर जानना पड़ेगा कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। तब हमको ऐसे कथनों को हम एग्जाम में लिख पाएंगे अगर आ जाए कि सिद्धांततः सारे निर्णय मंत्रिपरिषद लेता है लेकिन व्यवहार में सारे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। टिप्पणी करें 200 शब्द कि सिद्धांततः सारे निर्णय मंत्रिपरिषद लेता है, व्यवहार में सारे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। तो सारा ये डिस्क्राइब करके तब जाकर क्लैरिटी आएगी कि क्यों ऐसा कहा गया कि असली खिलाड़ी तो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद तो केवल एक साइन करने, मतलब मंत्रिपरिषद केवल एक नाम की बात है, असली है। तो इसको जानने के लिए हमें मंत्रिपरिषद को सही से समझने के लिए इनको विस्तार से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग तो कैबिनेट मंत्री, ये होते क्या है? सब सबसे पहले हेडिंग कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद, बिल्कुल मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये जो मंत्रीगण है इसका संविधान में अलग से उल्लेख नहीं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख है 352 में मंत्रिमंडल। अभी वो भी बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लासिफिकेशन नहीं है, डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में याद करो केवल क्या लिखा है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करेगा। उसमें कौन कौन होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। किसका? प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स हमेशा मंत्रिपरिषद का मुखिया है। उस बिल्कुल सदस्य, मतलब मुखिया है का मतलब वो भी मेंबर को 74 क्या कहता है? एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर यहां भी है, प्राइम मिनिस्टर यहां भी है, दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर भी एक मेंबर है, लेकिन एक तरह से दोनों जगह किस रूप में है? मुखिया के रूप में, उसके बॉस के रूप में है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्गीकरण नहीं, ये ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल शब्द है, ये सारी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर था, क्योंकि याद करो 74 पढ़ा, कहीं पर भी ये चीज नहीं मिली। बट फिर भी जब भी मंत्रिपरिषद आएगा तो डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले लीजिए कैबिनेट मंत्री, इसकी परिभाषा लिखो। यह एक ऐसा मंत्री है, यह एक ऐसा मंत्री है जो जो और 1 2 करके दो चीजें लिखिए, दो चीजें आपके उत्तर में जरूर होनी चाहिए। जो पहला मंत्रालय का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री होता है। यह एक ऐसा मंत्री है जो पहला मंत्रालय का प्रमुख होता है, यह पहली शर्त है, मंत्रालय का प्रमुख होता है। एवं दूसरा लिखो, एवं दूसरा मंत्रिमंडल की बैठकों में, मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। यह एक ऐसा मंत्री है जो मंत्रालय का प्रमुख है एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। तो दो चीजें आपके उत्तर में होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? यह मंत्रालय का प्रमुख है, और दूसरा मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक। तो अभी नया टर्म क्या गया? मंत्रालय। आइए थोड़ा इसको समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कैबिनेट मंत्री होने का मतलब क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मंत्री भी कई प्रकार के, कोई मंत्री आपके पास आ जाए कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूं, और आप हल्के से पूछ देंगे कि कैसे मंत्री हो, आपका क्या रैंक है, तो इतना वो शर्माते बोले कि नहीं अभी मैं उप मंत्री ही हूं, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि ये जानकार आदमी है। तब वहां से खिसक लेगा कि अरे मेरी पुल खुल गई, मैं जो तामझाम के लेकर आया था पर इसको सारा पता है। और लेकिन यदि आप पूछेंगे कि वो कहेगा कि मैं एक मंत्री हूं, तो आपके लिए आपका क्या दर्जा है? मैं कैबिनेट मंत्री हूं, बहुत गर्व से ये कहेगा, तब 4 बार देखिएगा कि आप समझ में आया तुम्हें कि मैं क्या हूं। तो मंत्रियों में भी बहुत डिफरेंस है, उसके लिए हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तब कैबिनेट मंत्री का इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो जब हम भारत सरकार की बात करते हैं, और यही चीज प्रांतीय सरकार पर भी लागू, तो भारत सरकार के यूपी सरकार बंगाल यही चीज लागू कि अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार को व्यवहार में अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भारत सरकार को अनेक प्रकार के कार्य करने हैं। भारत सरकार को विदेश संबंधों का भी संचालन करना है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है उसमें वो भी देखना है। भारत सरकार को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था। भारत सरकार को वित्त आदि की भी देखरेख करनी है, टैक्स वगैरह सही से वसूल हो रहा है। भारत सरकार को विज्ञान और तकनीक का भी विकास करना है। भारत सरकार को पेट्रोलियम की सुनिश्चितता भी करनी है, शिक्षा का भी विकास करना है। मतलब तमाम तरह के कार्य करने होते हैं, और यही राज्य सरकारों के लिए भी सत्य है। ऐसा माना जाता है कि इतने प्रकार के कार्य और इतने बड़े स्तर कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति विदेश संबंध भी देख रहा है, वित्त भी देख रहा है, रक्षा भी देख रहा है, शिक्षा भी देख रहा है, असंभव है। इसलिए असंभव है कि इतने बड़े पैमाने पर कैसे कर पाए, इतनी फाइलें कैसे डील करें। इसीलिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भारत सरकार के कार्यों को अनेक मंत्रालयों में बांट दिया जाए। तो सरकार का प्रशासनिक वर्गीकरण किस रूप में हुआ? मंत्रालय, जिसको भारत सरकार कहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से वह अनेक मंत्रालयों का समूह है। जैसे विदेश के कार्य के लिए आपने बना दिया विदेश मंत्रालय, शिक्षा के लिए आपने बना दिया शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तेल मंत्रालय, चील मंत्रालय, मतलब XYZ तमाम मंत्रालय बना दिए। अब ये सवाल उठता है कि कौन तय करेगा कि किन किन चीजों के लिए मंत्रालय बनना चाहिए? भाई कोई कह सकता है कि सोने और चांदी के लिए मंत्रालय बना दो, तो ये कौन तय करेगा? तो ये पूरी तरह प्रधानमंत्री का विषय था। ये केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री तय करते हैं कि किस विषय पर मंत्रालय होगा और किस पर नहीं होगा। और उनकी सहायता के लिए ऑफ कोर्स पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो उनको केवल इच्छा, जैसे देखो मोदी जी 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़े, जब वहां चुनाव में गए तो गंगा की स्वच्छता का मुद्दा उन्होंने गंभीरता से उठाया, बहुत जरूरी है। गंगा यमुना ये सब हमारी नदियां हैं और हमारे हजारों साल के इतिहास की गवाह है, और इतिहास को भूल जाओ तो हमारे आज के जीवन के लिए भी नदियां जरूरी है। यमुना में कभी जाकर देख लीजिए क्या यमुना की हालत। ज्यादा पुरानी बात नहीं, मुझे लगता है कि 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 1 आध महीना पहले अभी मैं बच्चों को लेकर ऐसे ही चला गया यमुना घाट के किनारे, का दिखाऊं क्या है। मुझे पता था कि यमुना गंदी, बट ये नहीं पता था कि इतनी गंदी होगी। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी गंदी होगी। सच्चाई है, लगा कि मानसून वगैरह का टाइम आने वाला है तो ठीक होगा, और एक नाव वाला वहीं पे मिल गया, हमने कहा चलो उस पार ले चलो, कम है। तो मतलब नाली की तरफ बदबू है। सच्चाई है कि नाले, बच्चों ने कहा कि नाला है। मैंने कितना भी कन्विंस किया कि यमुना नदी है, वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि यमुना उन्होंने मथुरा में देखी।
तो वहां वाली यमुना, तभी वहां भी पानी काला है, बट वो बदबू नहीं है जो दिल्ली की यमुना। तो फिर भी समझाया कि भाई ये यमुना गंदी हो गई, हम सभी ने गंदा किया। किसने गंदा किया? बच्चों ने पूछा, छोटे बच्चे। तो कितने बच्चे पूछते हैं? तो उन्होंने कहा हमने किया, तुमने भी किया। तो हम तो कभी यहाँ आएगी। तो उन्होंने बताया कि तुमने जो पानी बर्बाद किया वो किया, और वो इतनी जो गंदगी फैलाई, कचरा फैलाया, तो उसके कारण यमुना हम सभी ने किया। तो जो भी हो, ये कहने का मतलब कि मोदी जब बनारस पहुंचे तो गंगा गंदी, बहुत प्रदूषित थी, और गंगा की स्वच्छता को उन्होंने एक प्रायोरिटी का वर्ग रखा जो किसी भी सरकार को रखना चाहिए। गंगा हो, यमुना हो, ये सब नदियां, सब जो भी नदियां, आप कभी मध्य प्रदेश नर्मदा, तो नर्मदा जाकर कितनी स्वच्छ नदी, मतलब नर्मदा को देखकर फील होता है कि नदियां ऐसी होनी चाहिए, हरा पानी, और उसमें बोट लेके जाओगे और एकदम नीचे तक दिखा। इवन हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश सभी तो बारिश है, तो अभी यमुना में वो मटमैला पानी है, सॉरी गंगा में। लेकिन नॉर्मल देश में जाओ तो वहां की गंगा और बाकी जगह की गंगा में बहुत फर्क दिखेगा। तो नदियां साफ होनी चाहिए। वो हमारी इतिहास संस्कृति किस नदियों को माता का है, काका कालीन करने का है कि नदियां लोक माता है, जगत की माता है, बात से जो पालन करे वही माता है, और नदियों ने ही सभ्यताओं का पालन किया है। तो इन्हीं नदियों को करके मंत्रालय पे कई बार बोलने लगता हूं, बट मुझे पीछे से जो मेरे दो दोस्त हैं, मजनू भाई और उदय सेठी, वो तुरंत कहते हैं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, डॉक्टर साहब अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। तो मेरे दोस्त बड़े कारगर होते हैं क्लास में, क्योंकि पहले मैं लंबा भाषण दे डालता, तो इससे कई बार ये भी हो जाता था कि मतलब क्यों अनावश्यक 1 घंटा पॉलिटिक्स पढ़ाने के लिए या 1 घंटा नदियों के महत्व को। तो अभी दो दोस्त बना रखे हैं, तो तुरंत मुझे रोकते थे। तो मैं मंत्रालय पे आ गया कि अब मोदी जी ने तय किया कि गंगा को साफ करना है, तो गंगा स्वच्छता का नया मंत्रालय बना, आपको याद होगा, गंगा स्वच्छता मंत्रालय बना दिया। तो प्राइम मिनिस्टर जिस काम को प्रायोरिटी पे रखेगा उसके लिए एक नया मंत्रालय बना सकता है। मोदी सरकार के कार्यकाल में एक नया मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकार मंत्रालय, अमित शाह उसके मंत्री बनाए गए। तो मोदी जी ने नए मंत्रालय बनाए, कई पुराने मंत्रालय खत्म भी किया। तो ये सारा किसका प्रेरोगेटिव है? अभी एग्जाम में क्या आंसर होगा? प्रधानमंत्री। ऑफिशियली भी प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति की कलम चलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री ये सारे, तो प्रधानमंत्री हमें यहाँ करना है, राष्ट्रपति नहीं। प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार है, कितने मंत्रालय होंगे कितने नहीं होंगे। तो अब मंत्रालय बन गए। कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो छोटे हैं, उनका काम कम है, जैसे संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना वो उतना बड़ा टास्क नहीं जितना वित्त का टास्क है। वित्त का मतलब एक कर बजट, तो वित्त मंत्रालय ऑफकोर्स बहुत बड़ा है, शिक्षा मंत्रालय ऑफकोर्स बहुत बड़ा है, विदेश मंत्रालय बहुत बड़ा है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय बहुत बड़ा है। उसकी तुलना में सहकार मंत्रालय का काम छोटा है, उसकी तुलना में संस्कृति मंत्रालय का काम छोटा है, खेल मंत्रालय का काम छोटा है। तो मंत्रालय फर्दर विभाग में बटे होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मंत्रालय के भीतर होता है विभाग, प्रशासनिक दृष्टि से मिनिस्ट्री के भीतर होता है डिपार्टमेंट। जो बड़े मंत्रालय हैं उसमें अनेक विभाग हो सकते हैं, जो छोटे मंत्रालय हैं उसमें कम विभाग हो सकते हैं, और ऐसे भी मंत्रालय हैं जिसमें कोई विभाग ना हो। अब सवाल है ये फिर कौन तय करेगा कि किस मंत्रालय में कितना? ये सब प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए माना जाता है मंत्री परिषद के मामले में सर्वे सर्वा कौन है? प्रधानमंत्री। तो वही तय करेंगे। जैसे शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय व्यापक रूप में शिक्षा की बात कर रहा है, लेकिन इसके तहत हो सकता है प्राथमिक शिक्षा का विभाग, इसके तहत हो सकता है माध्यमिक शिक्षा का विभाग, और इसके तहत हो सकता है उच्च शिक्षा का विभाग। वित्त मंत्रालय की बात करें तो इसमें हो सकता है राजस्व का विभाग, राजस्व का मतलब टैक्स, जो केवल टैक्स को देख रहा है। इसके भीतर है आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग बजट बनाता है। तो एक एक मंत्रालय में अनेक विभाग हो सकते हैं, कहीं नहीं भी हो सकता है, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो अब हमने शॉर्ट में केवल क्या जाना? मंत्रालय विभाग। आगे टॉपिक फिर आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी एक जगह लिखा हुआ मंत्रालय और विभाग। अगर सिलेबस में लिखा हुआ तो आपको उसको लोग एक शॉर्ट नोट के लिहाज से तो पढ़ेंगे, पर इतना केवल जान लो स्ट्रक्चर के तौर पर कि भारत सरकार हुई, और भारत सरकार प्रशासनिक दृष्टि से मंत्रालयों में बटा हुआ, और पुनः मंत्रालय प्रशासनिक दृष्टि से विभागों में बटे हुए हैं। कितने मंत्रालय कितने विभाग होंगे ये सब प्रधानमंत्री तय करते हैं। अब आते हैं हम लोग असली बात पर कि कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री की परिभाषा में हमने लिखा कि कैबिनेट मंत्री मंत्रालय का प्रमुख है, विभाग का नहीं है, इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री। किसी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री यह दर्जा प्रधानमंत्री देते हैं। ये भी ध्यान रखना, सब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करते हैं। मंत्री परिषद उनकी है, जिसको जिस मंत्री को, जिस व्यक्ति को वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हैं। इसका मतलब है कि वह किसी न किसी मंत्रालय का ही मुखिया हो, वो विभाग में नहीं भेजा जा सकता, मंत्रालय तो विभाग के भीतर है। और हर मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री एक ही होगा, बॉस एक ही होता है, लेकिन विभाग के प्रमुख अनेक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि हर मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री कितना होगा? एक होगा। तो अब यहां पर कैबिनेट मंत्री ऑफकोर्स सबसे बड़ा मंत्री है, उसका रैंक सबसे हाई, और किसी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया तो इसका मतलब है कि उसको पूरे मंत्रालय का प्रमुख बनाया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को एक ही मंत्रालय दिया जाए, कई कई मंत्रालय, जैसे अमित शाह के पास भी मंत्रालय भी है, सरकार भी है, तो ये सब प्राइम मिनिस्टर तय करेगा, बट हमेशा वो मंत्रालय का मुखिया ही होगा, तो मंत्रालय में किसी का अधीन नहीं हो सकता। तो अगर अमित शाह कैबिनेट मंत्री है तो हमेशा बॉस ही होंगे, चाहे सरकार मंत्रालय में हो चाहे गृह मंत्रालय में, जो उनको दिया जाए। तो अब देखो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? कैबिनेट मंत्री। ये सब अपने अपने मंत्रालय के बॉस है और इन्हीं के नाम पर मंत्रालय जाना चाहता है। तो जब हम कहते हैं कि अमित शाह भारत के गृह मंत्री, तो इसका मतलब तकनीकी रूप में स्टार्ट है कि गृह मंत्रालय में वे कैबिनेट मंत्री। अभी देखेंगे उनके अधीन कई मंत्री, अमित शाह के अधीन कई मंत्री, लेकिन गृह मंत्रालय के मुखिया कौन है? अमित शाह। इस तरह वित्त मंत्रालय में कई मंत्री, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसको है? निर्मला सीतारमण, तो बॉस वही है। तो कैबिनेट मंत्री की पहली बात क्या है कि मंत्रालय का प्रमुख है, जहां भी होगा मंत्रालय का प्रमुख होगा। तो ऑफकोर्स दल के सबसे वरिष्ठ नेता होंगे, उसी को दर्जा मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर देगा। दूसरी बात कि यह मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकारपूर्वक भाग लेता है, अधिकारपूर्वक, इसका मतलब इसका राइट है। अब देखो मंत्रिमंडल क्या है? कैबिनेट मंत्रियों का समूह। मंत्रिमंडल की परिभाषा क्या है? कि जिसमें केवल कैबिनेट। तो ये जो 10, 12, 15, इसकी संख्या निश्चित नहीं है, कानून समिति प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है, पर ये जो 10, 12, 15, 17 महानुभाव है, एक तरह से कहेंगे देश के भाग्य विधाता है, इनके समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। और सच्चाई ये है कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों, भारत के संविधान में तो साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम करेगा, लेकिन संसदीय परंपरा यही है कि मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, बैठक हमेशा किसकी होगी? मंत्रिमंडल की, बॉस की बैठक होगी। और मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा, और देखो सारा मौखिक होता है, तो उसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कन्वे कर देगा, बता देगा कि मंत्रिपरिषद ये निर्णय लिया, एक्चुअल निर्णय मंत्रिमंडल लेती है, उसी को मंत्रिपरिषद का निर्णय कहकर राष्ट्रपति को बता देता है। और संसदीय परंपरा में स्वीकार्य है, क्योंकि ब्रिटेन में भी ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद के सारे लोगों को लेकर तो भीड़ हो जाएगी, भीड़ में कोई निर्णय, तो जो 12-15 बॉस हैं उन्होंने निर्णय लिया, डिस्कस किया और फाइल बना के भेजी गई, और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को फोन कर दिया या बता दिया जाकर कि भाई ये बैठक हो चुकी है, मंत्रिपरिषद का निर्णय साइन करें। तो एक तरह से देखो कि देश को संचालित कौन करता है? मंत्रिमंडल, क्योंकि सिद्धांततः सारे निर्णय राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेंगे, लेकिन व्यवहार में तो मंत्रिपरिषद की बैठक ही नहीं होगी, बैठक मंत्रिमंडल की होगी, और उसी के सलाह को तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। तो एक तरह से जब ये कहा जाता है कि मंत्रिमंडल ही देश चलाता है, मंत्रिमंडल ही देश का शासन चलाता है, तो व्यवहार में यह बात सही है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा उसी को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। और इसीलिए ये जो 12, 15, 17 लोग होते हैं, यही देश के भाग्य विधाता या संचालक हैं अगर कहा जाए। तो अब देखो कैबिनेट मंत्री होने का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कैबिनेट मंत्री मंत्रालय का प्रमुख है, और जब कभी मंत्रिमंडल की बैठक होगी और सारे इंपॉर्टेंट निर्णय देश के कहां लिए जाएंगे? मंत्रिमंडल में, तो उस बैठक में उसका अधिकार है भाग लेना, अधिकार के साथ। तो एक तरह से वह भाग्य विधाताओं में से
वह निर्णयकर्ताओं में से एक है, उसकी स्थिति बहुत मजबूत है और ये टॉप रैंक का मंत्री। हर मंत्रालय में केवल एक ही कैबिनेट मंत्री होगा, एक तरह से वो बॉस हो गया। तो अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद में सबसे पहले कौन शामिल है? कैबिनेट मंत्री। तो जितने बड़े नाम आप सुनते हैं वे सारे कौन है? कैबिनेट मंत्री, जिनके नाम से मंत्रालय जाना जाता है। क्लियर हो रहा है क्या है? अब आते हैं राज्य मंत्री। अब यहाँ एक चीज देखो कि राज्य मंत्री में राज्य शब्द है, लेकिन आपको 1% भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ राज्य का प्रांत से कोई लेना देना नहीं। फिर मैं कह रहा हूं कि राज्य का प्रांत से कोई लेना देना नहीं। बड़े मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन भारत सरकार में भी होता है और राज्य सरकारों में भी होता है, तो प्रांत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं कि राज्य मंत्री कौन है, तो इसकी परिभाषा लिखो। इसकी परिभाषा लिखिए, राज्य मंत्री बिल्कुल प्रधानमंत्री खुद भी मंत्रालय ले सकता है, उसकी इच्छा है। प्रधानमंत्री भी कई बार मंत्रालय, जैसे नेहरू के पास विदेश मंत्रालय होता, तो प्रधानमंत्री खुद भी रखते हैं, जनरली वो इसलिए नहीं रखते कि उनको सबको सुपरविजन करना, बट रख सकते हैं। हाँ, अब लिखो राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री मंत्रालय के भीतर, राज्य मंत्री मंत्रालय के भीतर विभाग का प्रमुख होता है। राज्य मंत्री मंत्रालय के भीतर विभाग का प्रमुख होता है। राज्य मंत्री मंत्रालय के भीतर विभाग का प्रमुख होता है, विभाग का प्रमुख होता है। अब देखो कि दोनों में बहुत का अंतर है, किसमें? राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में। ये पूरे विदेश मंत्रालय के बॉस हो गए, जो भी विदेश मंत्री अभी कौन है? एस जयशंकर। अब उसके भीतर जो विभाग है, उस विभागों का भी मुखिया होता है, वो भी मंत्री होता है, और इस विभाग का मुखिया ए है तो वो राज्य मंत्री कहलाए। इसका मतलब कैबिनेट मंत्री मंत्रालय का प्रमुख है और मंत्रालय के भीतर विभाग है, और हर विभाग का प्रमुख एक मंत्री होता है, जिसको हम राज्य मंत्री कहते हैं। तो एक एक मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री तो केवल एक होगा, लेकिन राज्य मंत्री कई हो सकते हैं। जैसे शिक्षा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री केवल एक है, धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक राज्य मंत्री होगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक राज्य मंत्री होगा, उच्च शिक्षा विभाग में। इसी तरह वित्त मंत्रालय में एक ही कैबिनेट मंत्री, निर्मला सीतारमण, लेकिन राजस्व विभाग का प्रधान एक राज्य मंत्री होगा, किसी अन्य विभाग का प्रधान, तो यह उसके नीचे हुआ। अब यहां अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि एक व्यक्ति क्या एक ही विभाग में राज्य मंत्री बनेगा, या उसको अनेक विभागों में, मतलब मान लो कि मुझे मोदी जी केवल विदेश मंत्रालय में ही एक विभाग का मंत्री बना सकते हैं, या 3 मंत्रालयों में मुझे बना सकते हैं, इतने भी बना सकते हैं, सब कुछ ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर मतलब एक ही व्यक्ति को कहा जाएगा कि तुम वित्त मंत्रालय में ये वाला विभाग देख लेना और तुम शिक्षा मंत्रालय में वो वाला विभाग देख लेना, और वह कहलाएगा यह व्यक्ति वित्त मंत्रालय में भी राज्य मंत्री है और यह व्यक्ति शिक्षा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री किसका प्रमुख हो गया? विभाग का प्रमुख। इसको और अच्छे से समझना है, अगर एकदम दिमाग में बैठा लेना, तो जिला प्रशासन हमारे नजदीक होता है। जिला प्रशासन हमारे नजदीक होता है, तो जैसे हम मंत्रालय को जिला माने और उसमें जो सब डिवीजन है, सब डिवीजन को हम अगर विभाग माने, तो इसका मतलब हुआ कि जिले में एक ही डीएम होता है, पूरे जिले का बॉस है। तो वैसे ही कैबिनेट मंत्री समझो डीएम, जो पूरे मंत्रालय का बॉस है, और जैसे हर जिले में एक एक एसडीएम होता है, वैसे ही राज्य मंत्री की तुलना आप एसडीएम से कीजिए, और जो भी जिले के एसडीएम है वो डीएम के अधीन है, डीएम उनका बॉस है। वैसे ही सारे राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन है और कैबिनेट मंत्री उनका बॉस है, उसी के निर्देशानुसार काम करना है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, एक डीएम हो गया, दूसरा एसडीएम, तो ये भी बहुत पावरफुल हुआ। अब आते हैं तीसरा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये थर्ड वाला हेडिंग हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, तकनीकी रूप में अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड और थर्ड का रैंक एक है, ये मत समझना कि ऊपर नीचे। ये दोनों राज्य मंत्री ही है, तो ये टॉप लेवल पे है, ये दोनों सेकंड है, दोनों का रैंक सेम है, यानी कि अलग अलग प्रकार है, राज्य मंत्री ही है पर उसी में कुछ खास उसको दे देगा, तो ये दोनों एसडीएम ही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पर ये बहुत रोचक है, इसको समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि इस पर अलग से कभी शॉर्ट नोट आ सकता है। ये इंटरेस्टिंग है, तो इसकी परिभाषा पूरा लिखो। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हेडिंग लीजिए। यह एक ऐसा मंत्री है, यह एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वह मंत्रालय का प्रमुख होता है। यह एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वह मंत्रालय का प्रमुख होता है। जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वह मंत्रालय का प्रमुख होता है। उसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। उसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। उसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। वह मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकता। वह मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकता। वह मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकता, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर, वह मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकता, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है। मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है। आओ समझते कि ये क्या है, किन परिस्थितियों में बनता है, क्यों बनता है। तो सबसे पहली बात कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की परिभाषा हमने लिखी कि एक ऐसा मंत्री जिसको राज्य मंत्री का दर्जा है। इसका मतलब उसकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर की नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी रैंक नीचे रखी है, एक तरह जो एसडीएम है, डीएम नहीं, उसको एसडीएम का आवास मिला, एसडीएम का भत्ता, सब कुछ एसडीएम वाला मिला। तो ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, लेकिन जिसको मंत्रालय का प्रमुख बना दिया। अब देखो जनरली मंत्रालय का प्रमुख कौन होगा? कैबिनेट मंत्री। लेकिन एक राज्य मंत्री को ही मंत्रालय का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर ने बना दिया, ताकि आपका दर्जा राज्य मंत्री का है, तो आपको भत्ता, आपका आवास, आपको सिक्योरिटी सब राज्य मंत्री होगी, आप एसडीएम है। लेकिन आपको हम पूरा जिला देते थे, आप डीएम बन गए, मतलब डीएम आप हैं एसडीएम, लेकिन आप जिला चलाओ। और उसके मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति ही नहीं करेगा। तो अब एक ऐसा मंत्रालय जिसमें उसने कैबिनेट मंत्री नियुक्त नहीं किया और राज्य मंत्री नियुक्त किया उस मंत्रालय में, और कहा कि तुम ही इस मंत्रालय के मुखिया। क्योंकि संविधान में, कानून में ये सब चीजें हैं नहीं, तो व्यवहार की चीजें। तो इसीलिए यहां पर आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर ऐसे मंत्रालयों में ही करता है जिसमें कोई विभाग ना हो, क्योंकि विभाग होगा तो क्लैश हो जाएगा, कई राज्य मंत्री। तो जनरली किस मंत्रालय में? छोटे मंत्रालयों में करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि कैसे हुआ था अभी भी। तो ऐसी स्थिति में यह एक ऐसा मंत्री हुआ जो दर्जा राज्य मंत्री का, रैंक छोटा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसको पूरा मंत्रालय दे दिया, तो मंत्रालय संभाल। और उसके मंत्रालय में
किसी कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति ही नहीं की। इसका मतलब एक ऐसा एसडीएम है जिसको कहा कि तुम डीएम का सारा काम करो, और किसी डीएम की नियुक्ति नहीं की उस जिले में। तो वही एक तरह से डीएम के रूप में दिख रहा है, लेकिन वो है एसडीएम, वेतन भत्ता एक्स वाई जेड सब किसका पा रहा है, एसडीएम का। और चूंकि वह कैबिनेट मंत्री नहीं है, इसीलिए मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेना उसका अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक में वो अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेगा, भले वो मंत्रालय का मुखिया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री नहीं है, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेगा। हाँ, यदि प्राइम मिनिस्टर किसी दिन उसको विशेष मैसेज भेजे कि भाई रंगा प्रसाद आज तुम आ जाना, और आज मंत्रिमंडल की बैठक में रंगा तुम भी भाग लेना, बिल्ला तो ले ही रहा, तो ऐसी स्थिति में वो भाग लेगा। अब सवाल उठता है कि यहां ये बात जरूर आएगी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने किसी व्यक्ति को मंत्रालय दिया, उससे बिल्कुल कैबिनेट मंत्री वाला काम ले रहा है, बिल्कुल डीएम वाला काम ले रहा है, तो वह उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों नहीं देता? भाई जब आप उसको जिले में तो डीएम का वेतन भत्ता सब क्यों नहीं दोगे? ये बात तो उठेगी कि ऐसा क्यों किया जाता है, या तो कैबिनेट मंत्री नियुक्त कर दो, या अगर आप राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दो। ये क्या बात हुई कि दर्जा राज्य मंत्री का है, सारी सिक्योरिटी सारी, क्योंकि देखो मंत्रियों का वेतन तो समान होता है लेकिन भत्ते अलग होते हैं, तो भत्ता वगैरह सब कम देर मिल रहा है, आवास छोटा मिल रहा है, सिक्योरिटी कम है, रैंक में नीचे है, लेकिन मंत्रालय का मुखिया तो उसको अगर आप काम ले रहे हैं कैबिनेट मंत्री का, तो दर्जा आपने उसको कैबिनेट मंत्री का क्यों नहीं किया? ये व्यवहारिक कारण से होता है। ये चीज अच्छे से समझिए, कोई किताब आपको ये नहीं समझाई, क्योंकि किताबें वहां तक नहीं जाएंगी, वो ब्रिटिश परंपरा से ये सब चीजें आई। तो आप जानो कि क्यों ऐसा होता है। ये उन परिस्थितियों में होता है बिल्कुल व्यवहारिक कारण से। व्यवहारिक कारण से होता है कि यदि प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति की प्रशासनिक क्षमता से काफी संतुष्ट है, उसके टैलेंट से संतुष्ट है, मोदी जी को लगता है कि नहीं ये बड़ा जोरदार आदमी है, और लगता है कि बढ़िया प्रशासक का काम कर पाएगा और ये संभाल लेगा पूरा मंत्रालय, तो प्रधानमंत्री को उसकी प्रशासनिक क्षमता में तो काफी भरोसा है। लेकिन अभी दल में उसकी स्थिति बहुत नीचे, अभी दल में नया नया है, तो कई टैलेंटेड लोग होते हैं, अभी 2 साल 3 साल हुआ, अपना जलवा दिखाने लगे, प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया कि कितना शानदार काम कर, और प्रधानमंत्री को लगता है कि नहीं पूरा मंत्रालय हैंडल करे तो बहुत मजा आए। लेकिन अभी दल में नया है और दल में उसकी रैंकिंग नीचे है, और यदि उसको मोदी जी ने डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बना, तो इससे दल में गलत मैसेज आएगा कि हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, राजनाथ जी अमित शाह सब नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं कि मोदी जी इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे बराबर इस दल के छोकरे को बिठा दिया आपने। मतलब एक उसके सहकर्मी नाराज हो सकते हैं या असंतोष हो सकता है। इसी प्रकार दल के कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज आएगा कि हम लोग इतने दिनों से बूढ़े व्यक्ति राज्य मंत्री बने हुए कि 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तब जाकर मोदी जी ने राज्य मंत्री बनाया, और इसको आते ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। प्लस अभी वो नया व्यक्ति, वो अभी देश की नीति निर्धारित करने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि मंत्रिमंडल जैसे ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला तो आप मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के अधिकारी थे, तो एक तरह से आप देश के भाग्य विधाता हो। तो अभी आपको राजनीति में आए हुए 5 साल हुआ, आप भाग्य विधाता कैसे हो जाए? कई व्यावहारिक कारण होते हैं। तो जब प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति की क्षमता से बहुत प्रभावित हो, उसकी प्रशासनिक क्षमता का लाभ लेना चाहता है, लेकिन अभी उसको देश की नीति निर्माता संस्था मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि वह दल के लिए नया हो सकता है, उससे अनुशासन भंग हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा कि आपका दर्जा तो राज्य मंत्री का है, आपकी सारी रैंक सब कुछ राज्य मंत्री की है, आप राजनाथ सिंह की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी प्रशासनिक क्षमता है, आप संभालो मंत्रालय, और आपके मंत्रालय में किसी कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति नहीं होगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। अब सवाल उठता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, क्योंकि राज्य मंत्री ही है, क्या मतलब अलग से कुछ नहीं, राज्य मंत्री ही है, तो इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में वह अधिकारपूर्वक भाग नहीं लेगा। लेकिन मान लो कि किसी दिन उसी के मंत्रालय से संबंधित कोई विषय मंत्रिमंडल में डिस्कस हो रहा है, तो बाकी मंत्रालय के तो कैबिनेट मंत्री हैं, वो पहुंच गए, लेकिन इसके मंत्रालय में तो कोई कैबिनेट मंत्री है ही नहीं, और इसी के मंत्रालय का विषय डिस्कस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसकी उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि कौन फाइल बताएगा, कौन फैक्ट बताएगा। तो उस दिन प्रधानमंत्री स्पेशल मैसेज भेजेगा कि देखो भाई आज तुम्हारे मंत्रालय का विषय डिस्कस होने वाला है, ऐसे तो तुम राज्य मंत्री हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम महानुभावों की सभा में आकर बैठ पाओ, देश की नीति निर्माता बनो, बट आज का दिन खास है, आज तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि तुम्ही को सारा बोलना है, तो आज भर के लिए तुम आ जाओ, भाग ले लेना। ऐसे लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, बट मैं एक थोड़ा रोचक बनाने के लिए कि आज भर के लिए भाग लेना, और जैसे मीटिंग आज की खत्म फिर भाग लेना। ये नहीं कि यही बैठक कर लेना कि अगली बैठक में भी भागूंगा, नहीं, तुमको आज की बैठक के लिए आमंत्रित करता हूं। तो देखो यह व्यवहारिक कारण से बनाया जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। एक एग्जांपल देता हूं तब आपको बात और समझ में आएगी। एग्जांपल से बात पूछती है कि एक्चुअली मोदी जी का पहला कार्यकाल 2014 वाला, मोदी जी के पहले कार्यकाल से थोड़ा सा 2-3 साल पहले अन्ना महोदय का आंदोलन चल रहा था 11-12 से, वही वो दौर कहा जाता है कि उसी की लहर पे वो भी एक कार्यक्रम बना मनमोहन सिंह के खिलाफ जो जनादेश गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना हुआ, क्योंकि अन्ना पता नहीं अभी कहां है, गन्ना चूस रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है किसी को, बट एक दौर में अन्ना हजारे पूरा एकदम यहाँ पे रामलीला मैदान में ये सब भूखमरी के शिकार हो गए थे, मतलब अनशन वगैरह कर लिया था, और अन्ना तो थे ही थे, उनके साथ 2-3 और गन्ना थे, जिसमें एक अपने केजरीवाल साहब भी थे, याद करो पूरा मूवमेंट आप याद करें, और वीके सिंह थे, जनरल वीके सिंह और किरण बेदी, ये 3 लोग उनके बड़े खास थे, और पूरा भारत माता का झंडा वो सब हिलाने में, ये सब करने में, और अन्ना बेचारे अपना अनशन करके वो बैठे हुए, ये लोग पूरे ये करे, तो ये सब थे उस समय। तो ये बीजेपी से वीके सिंह ने अपना कैरियर शुरू नहीं किया। उसके बाद हम जानते हैं कि अनशन खत्म हुआ, फिर चुनाव हुए, अन्ना अपना गन्ना चूसते हुए चले गए, रालीगंज सिद्धि आजकल गांव में रह रहे हैं, केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी बना दी, आम आदमी पार्टी, तो उनको मिल गया दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद। उसके बाद किरण बेदी जो किसी पार्टी में नहीं थी, उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी, उनको पुदुचेरी और कहां का उपराज्यपाल बनाया गया, तो उनको भी ठीक ठाक पुरस्कार मिल गया। जनरल वीके सिंह ये सेना से रिटायर हुए थे, ये भी देशभक्ति ईमानदारी की बात, फिर इन्होंने भी ज्वाइन किया बीजेपी। और जिला गाजियाबाद, एक मूवी भी आई थी जिला गाजियाबाद, तो जिला गाजियाबाद से चुनाव जीत गए, ये 14 की बात है। तो अब अन्ना के सारे सिपाही अपनी असली जगह पे पहुंच गए, अन्ना भी अपनी असली जगह पे पहुंच गए, रालीगंज सब लोग अपनी जगह पे पहुंच गए, फिर से देश का माहौल काला धन वैसा ही हो गया। तो अब यहाँ पर आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जनरल वीके सिंह सेना से रिटायर्ड एक आदमी और सामान्य पद से नहीं, थल सेनाध्यक्ष, तो ऑफकोर्स इतनी बड़ी संस्था का प्रशासन चला के आए। भाई भारतीय सेना को चलाना कोई इतनी छोटी बड़ी बात है, दुनिया की इतनी मजबूत सेनाओं में से एक है, और थल सेनाध्यक्ष, तो ऑफकोर्स किसी भी व्यक्ति का ये सोच एजम्पशन होगा कि इसके पास प्रशासनिक क्षमता जरूर होगी, कम से कम बाकी जो रंगा बिला चंगा मंत्री हैं जो चुनाव लड़ के, तो मानना चाहिए वीके सिंह की प्रशासनिक क्षमता उसकी तुलना में जबरदस्त होनी चाहिए। अब मोदी जी इन मामलों में उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो प्रशासनिक क्षमता को समझते। तो ये कई चीजें, देखो डिग्री अलग चीज है, वो मजाक में नहीं देता हूं कि मोदी की डिग्री नहीं है, तो फलाने पर डिग्री की जरूरत है, प्रधानमंत्री है, कोई प्रोफेसर और इंजीनियर डॉक्टर नहीं, उसके लिए तो लाखों करोड़ भरे पड़े। अभी तो बिहार में एक 23 लाख का चेक भी लौटा दिया किसी ने, काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है, देखो ललन प्रसाद या ललन टॉप पता नहीं कौन है, बाद में पता चला कि 23 लाख का चेक काट के दे दिया और अकाउंट में 972 की 872 रुपया, 23 लाख का चेक दे रहे हैं, अकाउंट में तो जेल चले जाएंगे, क्योंकि आपस में समझौता हो गया वीसी और उसे, क्योंकि जिसके नाम से चेक काटा है अगर उस चेक को जमा कर दे तो चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस होने का मतलब कि पैसा है नहीं, आमदनी अटनी खर्चा रुपया हो गया, तो चेक बाउंस कर जाएगा, चेक बाउंस करने पे जेल होती। अब वो नहीं करे, आपस में उनका समझौता हो गया, तभी उन्होंने दूसरा लेटर लिखा कि मैं भावनाओं में बह गया था, फलां हो गया था, चिल्ला हो गया था। तो मैं पहले ही दिन लेटर जो सोशल मीडिया पे कई लोग इतनी तारीफ, तो मैं कुछ मतलब मेरे मन में ये बात है कि कुछ इसमें घाल मेल होगा, बट जो भी हो
इसकी बात मैं कर रहा था कहां से, अब मैं केवल इसी बात करूंगा। देखो कहां पे ये बात चली गई, वीके सिंह की बात थी। वीके सिंह के पास प्रशासनिक क्षमता है, तो वीके सिंह सेना को चला चुके हैं। ऑफ कोर्स मोदी जी भी एक पार्टी आती, तो मोदी जी ने महसूस किया होगा कि वीके सिंह को हम पूरा मंत्रालय देंगे, और उन्होंने यही किया। मोदी जी के पहले कार्यकाल में वीके सिंह को बनाया गया था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। किस मंत्रालय में? उत्तर पूर्व का मंत्रालय। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को जो देखता है उसके लिए एक मिनिस्ट्री है, ऑफ कोर्स छोटा मंत्रालय, विभाग आदि नहीं है, तो आपने वहां जनरल वीके सिंह को डाल दिया। इसलिए डाला क्योंकि अगर डायरेक्ट उसको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे तो अभी कुछ दिन पहले तक अन्ना के साथ घूम रहे थे, केजरीवाल जी के साथ घूम रहे थे, तो 100% अभी पार्टी को भरोसा नहीं है। क्या पता कि कल फिर गन्ना लेकर अन्ना के पीछे चल पड़े, ये भी तो हो सकता है। प्लस अभी भले ही आपकी आयु कुछ भी हो, आप राजनीति में मत जुड़िए। अभी बीजेपी ज्वाइन किया आपको 2 साल बाद, और 20 साल वाले लोग राज्य मंत्री बने हैं, अनुशासन भी होगा। तो इस तरह से उन्होंने उनको क्या बनाया, राज्य मंत्री स्वतंत्र किए झाड़। बाद में फिर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, तो बाद में उनको फिर विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया। इसका मतलब था कि जाओ भी सीखो, सेना में काम करना अलग बात है, मंत्रालय ये प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार। अब किस लिहाज से देखो कि ये केवल एक व्यवहार की बात है, ऐसा कोई लिखित तो है नहीं, लेकिन एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री इन सारी अटकलों को हटा भी सकता है। जैसे 2019 का एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक पंडित, और अपने को राजनीतिक पंडित में नहीं मानता, लेकिन थोड़ा बहुत संविधान तो मुझे आता है, तो जब पिछली बार मंत्री, और ऐसे समय पर ऑफकोर्स कोई भी संविधान का जानकार आदमी बड़ा इंटरेस्ट लेता है, कौन बनेगा, मतलब उसकी एक स्वाभाविक इच्छा ही हो जाती है, ये उसका नेचर बन जाता है। तो मेरा भी पूरा ये था कि टीवी के आगे से मैं हटता ही नहीं था, घर वाले भी सब परेशान हो गए, और केवल न्यूज ही चल रहा है, न्यूज ही चल रहा है सुबह से शाम तक, तो बच्चों का कार्टून भी इस दौरान बंद हो जाता है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो मेरे घर में काफी फिर समस्या आ जाएगी कि मैं 2-3 दिन तक अब केवल वही देखूंगा। सब कहेंगे कि इसमें क्या है, बार-बार नहीं कहूंगा है कुछ, मुझे उसी में मजा आ रहा है। तो कहने का मतलब कि भाई एक अपना नेचर होता है कि मुझे सिनेमा में मजा नहीं आ रहा है, मुझे वही में बार-बार मजा आ रहा है कि इसको इतना मिला, ये प्रथम चक्र चल रहा है, ये इसका मूल्य इतना है, तो बाकी कहेगा कि कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं तो यहाँ पे समझाता हूँ चीज, तो मेरे लिए तो असली इंटरेस्ट की चीज है। तो ऐसी स्थिति में अब देखो अखबारों में आजकल लगना शुरू हो जाता है, प्रेस में, मीडिया में, कि फला फला व्यक्ति मंत्री बने, वो अपने सोर्सेस से पता लगा लेते हैं कि मोदी जी से किसका ये चल रहा है। तो उस समय ये 1-2 दिन पहले से अखबारों में आना शुरू हो गया कि इस बार एस जयशंकर बनाए जाएंगे मंत्री। अब कौन सा मंत्री बनाए जाएंगे ये नहीं पता। एस जयशंकर, देखो एस जयशंकर कोई नेता नहीं है अभी, हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत के अच्छे मंत्रियों में से हमारे, कोई बात एक पढ़े लिखे योग्य आदमी को बनाने का क्या प्रभाव होता है। तो एस जयशंकर विदेश सचिव थे, भारतीय विदेश सेवा के मेंबर थे, भारत के विदेश सचिव रहे, और इंडो चाइना मामलों के विशेषज्ञ, सबसे खास बात है। और ऐसे मोमेंट पे ऐसा ही मंत्री चाहिए जो पूरे पानी पिला दे सब, मतलब अपने प्रतिपक्षियों। तो देखो जहां जाते हैं जिससे बात करते हैं भाई, जो विदेश संबंधों का संचालन कर चुका है उसको A to Z 1962 के युद्ध से लेकर अभी तक का सब पता है, उतना सी जिनपिंग को भी पता नहीं, ना उतना मोदी जी को पता होगा, ना किसी अन्य विदेश मंत्री को पता होगा जितना हमारे जयशंकर साहब को पता है। तो उनका सारा डाटा जबानी याद होता है। जब यूरोप के मंत्रियों से बात हुई वहां पे गए कि भाई क्यों रूस से आप डीजल तेल खरीद रहे हैं, तो उन्होंने सारा बता के डाटा रख दिया कि आप भी खरीद रहे हैं। हाँ, तो ये एक अच्छे मंत्री का होने से होता है कि मुझे सब कुछ चुप करवाए। मोदी जी तो इधर उधर की बातें फेंकेंगे कि नहीं हमारे लिए जरूरी है, राष्ट्रीय हित है, फला है, वो राष्ट्रीय हित फैक्ट कहिए, देखो भाई तुम भी गलत, हम भी गलत। तो कहने का मतलब एस जयशंकर विदेश सचिव थे, और ऑफ कोर्स इंडो चाइना, चाइना हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा आदमी है तो इसको बनाना चाहिए। तो ये बात थी कि मोदी जी चलो एक अच्छे आदमी को मंत्री परिषद में लाने जा रहे हैं, रंगा बिला के बीच में एक कोई बढ़िया आदमी भी दिखेगा, लेकिन हर कोई, मैं भी अनुमान लगा रहा था कि उनको क्या कर देंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और एक जनरल ट्रेंड तो ये होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बीजेपी में आ गए हैं, फर्स्ट टाइम, अभी रिटायर हुए हैं 1-2 साल भी, तो ऐसी स्थिति में पार्टी में नहीं है, तो कायदे से उनका क्या रैंक होना चाहिए, कोई भी औसत राजनीति का आकलन करने वाला उनको क्या रैंक देता। लेकिन अब यहीं पर होता है एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री कि द्वितीय कार्यकाल में मोदी जी इतने मजबूत हैं कि चाहे राजनाथ जी, अमित शाह, कोई भी उनके सामने असंतोष को लेकर व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अगर ऐसा हो जाता, इमेजिन करो कि किसी ब्यूरोक्रेट को कैबिनेट मंत्री डायरेक्ट मनमोहन बनाते तो उनके सहकर्मी आयतोबा मचाते थे कि ये, क्योंकि देखो विदेश सचिव अलग, आप कितने भी आप मंत्री की पूछ है, सच्चाई है इस देश में जो मंत्री को महत्व प्राप्त है वो ब्यूरोक्रेट को कभी नहीं, मंत्री और वो भी कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री का एक अलग है, वो देश चलाने वाला, ब्यूरोक्रेट उसके केवल सहायक है, उसको एडवाइस करने वाले। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद यही की जा रही थी कि एस जयशंकर ये बनेंगे, लेकिन यही पर होता है एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अपनी चॉइस है, उनका उनसे ट्यूनिंग बनता होगा, जो भी है उन्होंने डायरेक्ट उनको कहां पे बिठाया, यहां। तो कई बार आकलन फेल भी होते, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है कि सहकर्मियों का दबाव, पार्टी का असंतोष, बट मोदी जी इन मामलों में उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलेगा और कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो इसी तरह कोई नियम नहीं, लेकिन इन परिस्थितियों में क्या बनेगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो हमने 3 समझ लिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब लिखो उपमंत्री, उपमंत्री, उपमंत्री। यह एक ऐसा मंत्री है, यह एक ऐसा मंत्री है, यह एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय में, यह एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय में, जो किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री, जो किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का सहायक होता है। यह एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का सहायक होता है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का सहायक होता है। इसका मतलब देखो कि ये जो है उपमंत्री न मंत्रालय का प्रमुख है और न विभाग का प्रमुख है। मंत्रालयों में काम कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मंत्री को सहायक की जरूरत पड़ती है, कैबिनेट मंत्री को और राज्य मंत्री को सहायकों की जरूरत पड़ती है, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह तो है, फिर भी मंत्री के लेवल पर भी सहायक की जरूरत पड़ती है। खास करके जब हम जानते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वे अपने दल के टॉप नेता भी, भाई राजनाथ जी हो या निर्मला सीतारमण, जो भी कैबिनेट मंत्री अपने दल के टॉप लेवल के नेता, अमित शाह हो, तो इनको बहुत सारे ऐसे कार्य भी करते हैं जो प्रशासन से अलग हैं, जैसे चुनाव हो। तो भले अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन मोदी जी कहेंगे जाओ बंगाल देखो, बंगाल विजय के लिए लॉर्ड क्लाइव तुम प्रस्थान करो। इसका मतलब कि समय समय पर यूपी का चुनाव होगा तो ऑफकोर्स राजनाथ जी की भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि यूपी से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मंत्रियों को कई तरह के काम करने होते हैं दल के लिए, और ये भी जरूरी है। कई बार इसके अलावा पब्लिक फंक्शन में भी जाना होगा, वो जनप्रतिनिधि भी है, वहां भी जाना होगा, बहुत सारे काम है, और मंत्रालय चलाना अपने आप में बहुत ये है। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि अमित शाह बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, या राजनाथ सिंह को अब यूपी चुनाव के लिए मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी आपके कमान में सारा होगा और यूपी हमें जीतना है, आप इसके लिए करो, आप ज्यादा से ज्यादा सफाई करिए, 100-200 सफाई करो। तो अब 1-2 महीना पहले से वो लगे, तो ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्रालय का काम पिछड़ जाएगा, क्योंकि मंत्री अब रोज नहीं आ पाएगा कार्यालय, फाइलें लंबित होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में अनऑफिशियली सब कि राजनाथ जी कहेंगे मोदी जी बात तो सही है, भाई यूपी का चुनाव है और मुझे करना ही है प्रचार, और पूरा मैं अपना दल के लिए दूंगा भी, लेकिन रक्षा मंत्रालय में फाइलें अटक जाएंगी, बहुत सारे नए सौदे होने हैं, बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत निर्णय लिया जा रहा है, काम अटक जाएगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा। तो मुझे कुछ सहायक चाहिए, जो पार्टी के विश्वस्त लोग, जो कोई ब्यूरोक्रेट, जो सहायक हो, जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारे अपने लोग। तो मोदी जी कहेंगे हाँ बात तो सही, आप तो बाहर देंगे। तो राजनाथ जी कहेंगे कि भाई हमको 2-3 सहायक दे दो, जनरली इसमें कैबिनेट मंत्री की चॉइस पूछी जाएगी। तो पूछेंगे कि बताओ कौन कौन पार्टी का सांसद, क्योंकि मंत्री बनाना है, कौन कौन है जिसको आपके साथ लगा दो। तो कहेंगे कि रंगा बिलास चंद्रा, ये इन तीनों को, और जय और वीरू।
तो जय वीरो और रंगा, इन तीन को हमारे साथ लगा दो। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तुरंत राष्ट्रपति को कहा जाएगा इन तीन को मंत्री नियुक्त कर दो। रैंक क्या दे देगा, उपमंत्री, तो वो भी मंत्री हो गए। उसका काम क्या होगा कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करना। इसका मतलब सारी फाइलों को, दल का विश्वास आदमी है तो एक तरह से राजनाथ जी की जगह सारी फाइलों को स्टडी करके तैयार करके रखे। तो काम चल रहा है, राजनाथ जी उधर है। अब सप्ताह में राजनाथ जी एक दिन के लिए आए, फटाफट सारी फाइलें लेकर आएगा, सारा समझाएगा कि राजनाथ जी ये किया, ऐसे जहां जहां सुधार करना करेंगे, साइन करके सारा फाइल क्लियर कर देंगे। तो उप मंत्री के पास अलग से कोई मंत्रालय का मुखिया नहीं, कोई विभाग का मुखिया नहीं है। किसी मंत्रालय में वह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में काम करता है और काम का बोझ हल्का करने के लिए बनाया जाता है। आमतौर पर जो दल के टॉप लीडर्स हैं वे कैबिनेट मंत्री होंगे, जो उसके नीचे के लीडर हैं वो राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, दोनों का रैंक एक ही है। और जो सबसे नए अभी फर्स्ट टाइम चुनाव जीत गया है वो जनरली क्या होगा, उपमंत्री, क्योंकि अगर राजनाथ जी को उपमंत्री नियुक्त किया जाए तो वो बगावत कर जाए। इमेजिन करो, तो आपको होता है कि जो अभी नया फर्स्ट टाइम चुनाव जीत गया है तो उसके लिए वही बात है कि मैं मंत्री बन गया। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोई मंत्री मिले तो उससे पूछना कि आप कौन से मंत्री हैं साहब। जब कहेगा सर माते अली मैं उपमंत्री हूं, तब आप कहेंगे अच्छा अभी जब आप कैबिनेट मंत्री होंगे तब आपसे बात करूंगा, मैं उपमंत्रियों से बात नहीं करता। ये हमने सारा समझ लिया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, सारा क्लियर हुआ। अब 200 वर्ड्स में अगर हमें मंत्री परिषद बतानी हो तो एक बड़ी संस्था है जिसमें ये सारे शामिल हैं और मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। तो ये पहला अंतर हुआ, अभी तक ये पहला अंतर चल रहा। अब दूसरा अंतर देखो, सेकंड, अभी किचन कैबिनेट भी आएगा, चिंता मत करो, इसके बाद उसको भी करते हैं, बट पहले अभी इसको तो कंप्लीट करना है, बीच में वो क्यों घुसे हैं। किचन कैबिनेट भी आएगा, लिखिए आगे देखो, दूसरा अंतर लिखो, सिद्धांततः, सेकंड डिफरेंस लिखिए, पहला डिफरेंस चल रहा था, अब सेकंड डिफरेंस लिखिए, सिद्धांततः सारे निर्णय मंत्री परिषद लेती है। सिद्धांततः सारे निर्णय मंत्री परिषद लेती है, सिद्धांततः सारे निर्णय मंत्री परिषद लेती है, लेकिन व्यवहार में सारे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। सिद्धांततः सारे निर्णय मंत्री परिषद लेती है, लेकिन व्यवहार में सारे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। लेकिन व्यवहार में सारे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है, व्यवहार में सारे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। इसका मतलब कि सिद्धांततः कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात, लेकिन व्यवहार में कौन लेता है, तो इसलिए कभी आ जाए कि मंत्रिमंडल की शासन का मुख्य संचालक है तो ये सारा बताकर दिखा देंगे कि सिद्धांत वही है, लेकिन व्यवहार में जो ये कर देगा वही मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। तीसरा लिखो, भारत के संविधान में मुख्यतः मंत्रिपरिषद का ही जिक्र है। भारत के संविधान में मुख्यतः मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख है। भारत के संविधान में मुख्यतः मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख है। इसका मतलब आर्टिकल 74 में कौन सा वर्ड है, मंत्रिपरिषद। अभी आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 हमने पढ़ा, आगे क्लॉज 2 इसी में आएगा, वहां पर भी क्या वर्ड है, मंत्रिपरिषद। और 78 याद करो, मंत्रिपरिषद। संविधान में हर जगह क्या शब्द है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान के एकमात्र आर्टिकल में पाया जाता है 352, और याद रखो वो भी बाद में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द अब हमारे संविधान में केवल एक जगह पाया जाता है, आर्टिकल 352। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी। तो यहां भी व्यवहार में मंत्रिमंडल की सलाह, लेकिन यहां मौखिक है, और यहां पर किसी सलाह, मंत्रिमंडल की लिखित। तो अब अगर पीटी में आएगी एकमात्र आर्टिकल जहां मंत्रिमंडल शब्द पाया जाता है वो है 352। तो सबसे पहले हमने देखा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। अब आगे एक हेडिंग तो मंत्रिपरिषद का आकार, अभी सब कुछ आएगा, चिंता मत करो, किचन कैबिनेट भी आएगा, बट एक क्रम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया सबसे पहली चीज, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। अब हेडिंग लीजिए मंत्रिपरिषद का आकार, क्योंकि हमारे संविधान में जो शब्द है वो केवल मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल तो बाद में एक जगह जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद का आकार, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अभी 2020 के पीटी में इस पर सवाल आया। तो ये ऐसा टॉपिक है जहां से खूब सवाल आते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार, मूल संविधान, इसका मतलब जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसमें मंत्रिपरिषद के लिए कोई संख्या निर्धारित थी, तो पूरी तरह किसका स्वविवेक था, प्राइम मिनिस्टर, जितने मंत्री मर्जी है बना लो। इसके कारण कई बार ऐसा होता था कि राजनीतिक कारणों से बहुत सारे मंत्री बना लेते थे, खर्च बढ़ जाता था। तो अब इसका आकार निर्धारित है और मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये भी फैक्ट याद रखना कि मंत्रिपरिषद का आकार अब निर्धारित हो गया, अब फिक्स हो गया इसमें कितने लोग हैं, और किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा अब मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया। अब आइए जानते हैं कि 91st अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार क्या है। मूल संविधान में नहीं था, 91वें के बाद आकार निर्धारित है, 91st अमेंडमेंट 2003। तो सबसे पहले आते हैं संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय का मतलब केंद्रीय, मतलब मोदी जी वाली मंत्रिपरिषद, और एक ही अमेंडमेंट के द्वारा संघ और राज्य दोनों के लिए किया गया, याद रखना। तो मोदी जी की मंत्रिपरिषद का आकार भी इसी अमेंडमेंट ने तय किया, योगी जी की मंत्रिपरिषद का आकार भी इसी ने तय किया। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, संघीय, केंद्र वाला। तो अधिकतम क्या आकार है, तो लिखिए अधिकतम संख्या बराबर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ये याद रखना है कि अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, टोटल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। और ब्रैकेट में लिखो प्रधानमंत्री सहित, ये वर्ड इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सहित। अधिकतम संख्या होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, प्रधानमंत्री सहित। तो वर्तमान में अगर हम नंबर निकालें, क्योंकि नंबर निकालने से एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि गणित आपका क्लियर हो जाएगा। लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, कितनी रिक्तियां हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुल हमेशा लेंगे। और 543 का 15% जल्दी बताओ पॉइंट के साथ, 81.45, 81.4, तो बराबर हम 81 लेंगे। पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, 81.4। अब देखो टोटल संघीय मंत्रिपरिषद में कितने होंगे, 81, बट ये इसलिए आंकड़ा निकलवाया कि इस चीज को समझो पीएम सहित। इसका मतलब इसमें होगा वर्तमान में अधिकतम हो सकते हैं पीएम प्लस 80, ये याद रखना। पीएम भी एक मंत्री है, प्रधानमंत्री वो भी एक मंत्री है, यदि बॉस है। तो इसलिए संख्या मैंने निकलवाई, यानी कि गणित का टेस्ट लेना था। आप ये समझ पाए कि 81 होंगे टोटल, और 81 का मतलब क्या होगा, मोदी जी के अलावा 80, मोदी जी के अलावा 81, पीएम प्लस 80। तो ये हो गया संघीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या। 80 से ज्यादा मंत्री मोदी जी नहीं बना सकते, क्योंकि खुद एक नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर प्लस 80, टोटल आएगी कितना होगा, तो 81, 15%। अब आता है कि न्यूनतम, कम से कम कितने होंगे, तो देखो न्यूनतम का निर्धारण अभी भी नहीं, केवल अपर लिमिट खींच दी गई है, मिनिमम नहीं। न्यूनतम का निर्धारण नहीं किया गया है, न्यूनतम कितने मंत्री होंगे ये नहीं किया गया, केवल अधिकतम की बात है 15%।
तो ये हो गया संघीय मंत्रिपरिषद। अब आते हैं प्रांतीय मंत्रिपरिषद। राज्य में कितने होंगे? प्रांतीय मंत्रिपरिषद, प्रांतीय मंत्रिपरिषद, इसमें लिखो अधिकतम, और अधिकतम लिखिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। बस केवल लेवल बदल गया, हो गया विधानसभा। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, और ब्रैकेट में चीफ मिनिस्टर सहित, यहां भी हो गया योगी जी प्लस उसके बाद वो। अधिकतम संख्या होगी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। जैसे यूपी विधानसभा में 403 संख्या है, तो 403 का 15% और सीएम सहित। केंद्र में न्यूनतम नहीं है, लेकिन प्रांत में न्यूनतम भी है, तो लिखो न्यूनतम। न्यूनतम, ये भी एक बहुत ही रोचक जानकारी, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, आजकल कथन के रूप में आते हैं। तो केंद्र में न्यूनतम की कोई संख्या नहीं, केवल अधिकतम। लेकिन प्रांत में अधिकतम भी है, न्यूनतम भी है, तो न्यूनतम में लिखिए किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रांत में कम से कम 12 मंत्री, किसी भी प्रांत में कम से कम 12 मंत्री अवश्य होंगे। किसी भी प्रांत में कम से कम 12 मंत्री, तो मिनिमम नंबर क्या है? 12। किसी भी प्रांत में कम से कम 12 मंत्री अवश्य होंगे। अब यहां देखो ये क्यों किया गया, यहां पे आपने नहीं किया, यहां पे क्यों कर दिया? उसके पीछे एक सोच है। सोच इस रूप में कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, गोवा, तो राज्यों का उदाहरण है कि यूपी, तो यूपी की विधानसभा में कितने मेंबर? 403। लेकिन मैं गोवा की बात करूं, गोवा की विधानसभा में कितने हैं? 40। नियमानुसार यूपी में 403 का 15%, फटाफट बताओ, 60 पॉइंट वगैरह भी है, 60 पॉइंट, तो 60 आया ना, ठीक है, चलो यूपी में 60 मान लेते हैं। यूपी में 60, गोवा में क्या होगा ये बताइए? तो यूपी को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 60 मंत्रियों से उसका काम चल जाए। लेकिन गोवा इस नियम के तहत केवल 6 रख पाए। लेकिन राज्य भले ही छोटा राज्य होने के कारण विधानसभा में कम मेंबर है, लेकिन कुल मिलाकर मंत्रालय तो गोवा में भी वही होंगे जो यूपी में होंगे। वित्त मंत्रालय गोवा में भी होगा, यूपी में भी होगा। शिक्षा मंत्रालय, जितने मंत्रालय होते हैं ऑलमोस्ट, एक दो को छोड़ते हैं तो सभी मंत्रालय दोनों जगह। तो अब यूपी तो चला लेगा, क्योंकि 60 मंत्री हैं तो मंत्रालय में राज्य मंत्री सब बनाए। गोवा में 6 लोग, वो 20-25 मंत्रालय कैसे देखेंगे? और राज्य मंत्री बनाना तो कहीं नहीं हो जाएगा, एक एक मंत्री के अधीन 5-5 मंत्रालय आ जाएगा। अगर कायदे से देखा जाए तो एक मंत्री के अधीन 4-4 मंत्रालय जाएगा, कैसे काम करेंगे? तो इसीलिए कहा गया कि प्रांत छोटे और बड़े दोनों हैं। तो एक लॉजिकल संख्या उन्होंने 12 निकाली कि अगर 12 मंत्री हैं तो वो जनरली संभाल लेंगे काम, क्योंकि ऑफकोर्स यहां मंत्रालय भी छोटा होगा, काम भी छोटा होगा, तो एक मंत्री 2 मंत्रालय तक संभाल सकता है। तो इसलिए एक लॉजिकल संख्या प्रांत के लिए क्या हमने कर दी? 12। इसका मतलब गोवा में भी कम से कम कितने मंत्री होंगे? 12, भले उसकी विधानसभा की संख्या कुछ भी हो, पर राज्यों में 12 से ज्यादा भी होंगे। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद का आकार। अब देखो हमारे संविधान में दिल्ली तो अलग है, दिल्ली राज्य नहीं है, और दिल्ली पुदुचेरी इस पर ये नियम लागू नहीं है, ये सब राज्यों के लिए वो अलग अमेंडमेंट के संविधान हैं। अब यहां पर मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित है, लेकिन मंत्रिपरिषद के भीतर कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, कितने उप मंत्री होंगे, इसका अभी भी कोई निर्धारण नहीं। तो मोदी जी के लिए केवल इतनी बात है कि मोदी जी आपको 80 मंत्री अपने अलावा रखना है। अब उस 80 में आप चाहो तो 15 कैबिनेट मंत्री रख लो, चाहे तो 40 राज्य मंत्री रख लो, चाहे तो 40 कैबिनेट मंत्री रख लो, बस उसके भीतर क्या क्लासिफिकेशन करना है ये पूरी तरह किसका विवेकाधिकार है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी याद रखना, क्योंकि इतने फैक्ट्स आप लिख कर नहीं समझ सकते, वो आपको डिस्कशन से ही समझना पड़ेगा कि मंत्रिपरिषद के भीतर कितने मंत्री होंगे, इसका कोई सीएसएफ-पीएम तय करेगा। इसका मतलब अगर तकनीकी भाषा में कभी एक कथन आ जाए कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का आकार अभी भी अनिर्धारित है। सही या गलत है? सही। मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित है, लेकिन मंत्रिमंडल का आकार भारत में निर्धारित नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब हमने देखा यह है मंत्रिपरिषद का आकार। इस पर कुछ टिप्पणियां करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये तो एक जस्ट संविधान में जो व्यवस्था है। अब थोड़ा इस पर लिखो, पैराग्राफ बदलकर लिखिए, भारत में अब हम लोग इस पर कुछ टिप्पणियां लिख रहे हैं जहां से सवाल बनेंगे मेंस में। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित है, भारत में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित है, मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित है, लेकिन मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं है। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित है, लेकिन मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं, मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं है, जिसके कारण असंतुलित मंत्रिमंडल, अनबैलेंस्ड कैबिनेट, जिसके कारण असंतुलित मंत्रिमंडल अर्थात अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल, असंतुलित मंत्रिमंडल अर्थात अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल या अत्यधिक विशाल मंत्रिमंडल, अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल या अत्यधिक विशाल मंत्रिमंडल बनाए जाने की आशंका पैदा होती है। अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल या अत्यधिक विशाल मंत्रिमंडल बनाए जाने की आशंका जन्म लेती है। अत्यधिक मंत्रिमंडल चाहे अत्यधिक विशाल हो या अत्यधिक लघु, आगे लिखो, मंत्रिमंडल चाहे अत्यधिक विशाल हो या अत्यधिक लघु, मंत्रिमंडल चाहे अत्यधिक विशाल हो या अत्यधिक लघु, दोनों ही स्थितियों में प्रशासनिक दक्षता को प्रतिकूलता प्रभावित करते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रशासनिक दक्षता को प्रतिकूलता प्रभावित करते हैं। इसका मतलब यहां पर यह कहा गया कि हमने एक समस्या से तो निजात पा लिया कि मंत्रिपरिषद अब फिक्स हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल अभी भी फिक्स नहीं है। तो मोदी जी चाहे तो 70 मंत्रालय बना डालें और 70 कैबिनेट मंत्री बना के और एक बात लेके चलें कि विशाल मंत्रिमंडल है, और चाहे तो मोदी जी केवल 2 ही 3 मंत्री बनाए कैबिनेट मंत्री, बाकी राज्य रूप बना ले तो अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल। तो इसी को कहते हैं असंतुलित मंत्रिमंडल। कभी इस पर प्रश्न आ सकता है कि असंतुलित मंत्रिमंडल किस प्रकार प्रशासनिक दक्षता को खत्म कर देगा। तो असंतुलित में दोनों आ जाए, अत्यधिक विशाल या अत्यधिक लघु, तो मोदी जी ये कर सकते हैं, अभी में इतना तो स्कोप है। तो देखते क्या प्रॉब्लम होगा कि अत्यधिक विशाल मंत्रिमंडल से समस्याएं, अत्यधिक विशाल मंत्रिमंडल की बात हो रही, अत्यधिक विशाल मंत्रिमंडल से समस्याएं,
अत्यधिक विशाल मंत्रिमंडल से समस्याएं। समस्याएं पहला लिखिए, बड़ी संख्या में मंत्री होने से, बड़ी संख्या में मंत्री होने से, बड़ी संख्या में मंत्री होने से उनके बीच समन्वय करने में, उनके बीच समन्वय करने में, उनके बीच समन्वय करने में प्रधानमंत्री को समस्या आएगी। उनके बीच समन्वय करने में प्रधानमंत्री को समस्या आएगी। उनके बीच समन्वय करने में प्रधानमंत्री को समस्या आएगी। मंत्रिमंडल की बैठकों में, सेम पॉइंट में लिखो, मंत्रिमंडल की बैठकों में, मंत्रिमंडल की बैठकों में निर्णय लेने में समस्या आएगी। मंत्रिमंडल की बैठकों में निर्णय लेने में समस्या आ सकती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में निर्णय लेने में समस्या आ सकती है। अब इमेजिन करो कि मोदी जी ने 50 कैबिनेट मंत्री बना दिए, तो 50 लोग मंत्रिमंडल की बैठक में आ गए। 50 लोग किसी भी विषय पर कैसे निर्णय लेंगे, और वो भी जहां यूनिटी से लेना है तो दिक्कत होगी। तो 10-12 लोगों के बीच यूनिटी बन जाएगी, वो समझ लेंगे। 50 लोग से उसको समन्वय कोऑर्डिनेट कैसे मोदी जी करेंगे। पूरा मीटिंग कंडक्ट करना है, मुश्किल एक तरह से भीड़ हो जाएगी, हल्ला हो जाएगा, शोरगुल हो जाएगा, जबकि बहुत गरिमापूर्ण तरीके से सार्वजनिक विषयों पर निर्णय होता है। सेकंड लिखो, दूसरा, विशाल मंत्रिमंडल से सरकारी खर्च बढ़ जाएगा। विशाल मंत्रिमंडल से सरकारी खर्च बढ़ जाएगा। ऑफकोर्स जितना कैबिनेट मंत्री ज्यादा होंगे, भत्ते, वो सब चीजें, सिक्योरिटी, विशाल मंत्रिमंडल से सरकारी खर्च बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि विशाल मंत्रिमंडल भी नहीं बनाना चाहिए, प्रॉब्लम है। हम हमेशा कहेंगे मोदी जी संतुलित रखो। अब आते हैं कि बहुत छोटा बना लेंगे, तब क्या होगा, 2 या 3 लोग। तो लिखिए अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल की समस्या है। अत्यधिक लघु, बहुत छोटा, अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल की समस्या है। अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल की समस्या है। लघु मंत्रिमंडल की समस्या है। पहला लिखो, इससे शक्ति का केंद्रीकरण होगा। इससे शक्ति का केंद्रीकरण होगा। शक्ति का केंद्रीकरण होगा और देश तानाशाही की ओर बढ़ेगा। इससे शक्ति का केंद्रीकरण होगा और देश तानाशाही की ओर बढ़ेगा। इससे शक्ति का केंद्रीकरण होगा और देश तानाशाही की ओर बढ़ेगा। इमेजिन करिए कि मोदी जी राजनाथ सिंह, अमित शाह और किसी एक को बनाते मंत्री, ये 3 को ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे, उनकी मर्जी। तो इन्हीं के पास 5-5 सांसद मंत्रालय आ गए और 3 ही लोग देश के भाग्य दिखाता। एक प्रकार से शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाएगा और इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड लिखो, कम संख्या में मंत्री होने से, कम संख्या में मंत्री होने से, कम संख्या में मंत्री होने से एक ही मंत्री के पास, एक ही मंत्री के पास, एक ही मंत्री के पास अनेक मंत्रालय होंगे। भाई 5 ही कैबिनेट मंत्री है तो एक के पास 4-4 मंत्रालय, एक ही मंत्री के पास अनेक मंत्रालय होंगे। इसके कारण सरकारी फाइलों के निपटारे में, इसके कारण सरकारी फाइलों के निपटारे में, इसके कारण सरकारी फाइलों के निपटारे में, सरकारी फाइलों के निपटारे में देरी होगी, देरी होगी, जिससे सरकारी, जिससे प्रशासन में, जिससे प्रशासन में अकुशलता पैदा होगी, जिससे प्रशासन में अकुशलता पैदा होगी, जिससे प्रशासन में अकुशलता पैदा होगी। इसका मतलब इमेजिन करो कि 5 मंत्री है, एक एक मंत्री के पास 4-4 मंत्रालय। केंद्र सरकार में वर्किंग डेज 5 है, तो 5 दिन है और 5 मंत्रालय मेरे पास है, तो एक मंत्रालय में एक ही दिन जाऊंगा, वो भी जब कभी छुट्टी नहीं होगा। तो पूरे सप्ताह में एक ही दिन मंत्रालय में काम हो रहा है, फाइलें अटक जाएंगी। और इसलिए माना जाता है कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो अतः उचित यही होगा, लास्ट में लिखिए, अतः उचित यही होगा, अतः उचित यही होगा कि प्रधानमंत्री सदैव, जब भी आएगी आपकी क्या राय, तो उचित यही होगा कि प्रधानमंत्री सदैव संतुलित मंत्रिमंडल का निर्माण करे। उसको फ्रीडम दे रखिए मंत्रिमंडल, बट संतुलित करे। प्रधानमंत्री सदैव संतुलित मंत्रिमंडल का निर्माण करे, संतुलित मंत्रिमंडल का निर्माण करे, जो न तो अत्यधिक विशाल हो और न अत्यधिक लघु, जो न तो अत्यधिक विशाल हो और न अत्यधिक लघु, जो न तो अत्यधिक विशाल हो और न अत्यधिक लघु। तो हम कहेंगे ना तो बहुत विशाल हो मंत्रिमंडल, ना बहुत छोटा हो, वो बनाएगा तो सरकारी कार्य ठीक चले। अभी देखो मंत्रिपरिषद में बहुत कुछ आना बाकी है, किचन कैबिनेट आना बाकी है, सामूहिक उत्तरदायित्व आना बाकी है, मंत्री कौन बनेगा, क्या मैं बन सकता हूं, कितने समय के लिए। लेकिन आज वो सब नहीं करेंगे, तो वो सब चीजें हम लोग परसों डिस्कस करेंगे। परसों क्यों, क्योंकि आपको पता है अच्छा कल टेस्ट भी है, आपके बैच में नहीं है या सूचना नहीं मिली है, शायद कल आप लोगों को अभी टेस्ट की कोई सूचना नहीं मिली है। अच्छा वो एक ऐसे आर्टिकल है जो बट गया, वो एक्चुअली ऑप्शनल वालों के लिए था, बट आपके पास भी आ गया। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, कल टेस्ट की कोई सूचना नहीं आपको, कल शनिवार है रविवार। अच्छा कल टेस्ट नहीं है, आपको मिल चुकी है सूचना, चलो तब ठीक है, तब ठीक है, जो सूचना है उसी के अकॉर्डिंग चलो।
दूसरी बात पूछूंगा तब पता है मैं लड्डू बांटने वाला हूँ। पीछे वाले सुन रहे हैं कुछ मैं बांटने वाला हूँ। हाँ देखो मुझे पता है मैं बांटने वाला नहीं, वो ट्राई कर रहा था केवल। तो इन सब लोगों ने लड्डू का नाम सुनते ही आवाज दी। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें आज वाला, आज का प्रश्न। और आज जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। ये जो आज हमने प्रश्न दिलवाया है ये जानबूझकर ये 2014 के आईएएस के मेंस का हुआ प्रश्न है। तो हमने कहा कि डेली लिखते लिखते थोड़ा सा खुद से ही यूपीएससी वाला प्रश्न, तो ये सेम क्वेश्चन हूबहू वर्ड टू वर्ड में वही वाला प्रश्न है जो हूबहू 2014 के आईएएस के मेंस में आया है। और बहुत अच्छी बात है कि लिखने के क्रम में बिना जाने आप लोगों ने लिखा, तो बिना जाने आपने नागराज कोबरा को पकड़ लिया, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न है। 2014 में सेम आया है कि मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो, और उसको उतना बड़ा होना चाहिए जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालित कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमता संबंधित है, चर्चा कीजिए। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन आपको दिया गया। प्रश्न को ऐसे प्रश्न लंबे हों, थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो तो 2-3 बार जरूर पढ़ो। और प्रश्न कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सीधी सी बात कह रहा है कि मंत्रिमंडल का आकार, मंत्रिमंडल शब्द ये भी देखना इंग्लिश में कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद की बात नहीं है, शब्द क्या है मंत्रिमंडल। और उसमें है कि मंत्रिमंडल का आकार अगर सरल भाषा में कहें तो संतुलित होना चाहिए, वह बहुत बड़ा भी नहीं हो और बहुत छोटा भी नहीं हो। और अगर वह संतुलित नहीं है तो इससे सरकार की दक्षता प्रतिलोमता, प्रतिलोमता का मतलब ऑपोजिट, उल्टी दिशा में प्रतिलोमता प्रभावित होती है। कहने का मतलब कि मंत्रिमंडल को संतुलित होना चाहिए। और अगर मंत्रिमंडल असंतुलित है, कहने का मतलब बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, तो सरकार की दक्षता खराब हो जाएगी, सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी और टिप्पणी करेगी। तो देखिए कैसे इसको 250 शब्द में लिखेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पर प्रश्न मंत्रिमंडल के आकार से, अगर चिड़िया की आंख हम लोग देखें तो प्रश्न है मंत्रिमंडल के आकार से, इसीलिए कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन उससे लिखो, जो भी क्वेश्चन का सारांश है इंट्रोडक्शन उसी से निकलेगा, सारांश मंत्रिमंडल का आकार। तो हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि भारत के मूल संविधान में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं था। आकार से इंट्रोडक्शन करेंगे, नहीं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर, कई लोग वहां चले, उसकी जरूरत नहीं। आकार पे सवाल है, आकार से शुरू होगा कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में से किसी का आकार निर्धारित नहीं था। फिर दिखाएंगे 91st अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया, मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया। लेकिन मंत्रिमंडल का आकार किसके द्वारा भी निर्धारित नहीं हुआ। प्रश्न मंत्रिमंडल पर, मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया लेकिन मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं हुआ। अगर हमारे पास स्कोप है तो थोड़ा सा दिखा देंगे कि मंत्रिपरिषद में, जहां तक संघीय मंत्रिपरिषद का प्रश्न है, अधिकतम संख्या होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, याद करो सब हमें पता है। लेकिन उसके भीतर मंत्रिमंडल कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा इसका कोई निर्धारण नहीं है। तो ये आपका एक तरह से इंट्रोडक्टरी हिस्सा होगा, जिसमें हम बताएंगे कि मंत्रिपरिषद का आकार तो अब निर्धारित है लेकिन मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड हिस्से में आएंगे कि इसके कारण भारत में असंतुलित मंत्रिमंडल, इसके कारण भारत में असंतुलित मंत्रिमंडल बनने की आशंका जन्म लेती है, असंतुलित मंत्रिमंडल बनने की आशंका जन्म लेती है। और फिर बताएंगे कि असंतुलित का अर्थ है अत्यधिक विशाल या अत्यधिक लघु, और बताएंगे कि दोनों में ही समस्या है। तो सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे कि मंत्रिमंडल के असंतुलित होने की आशंका है क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है, बहुत बड़ा भी हो सकता है छोटा भी। और फिर दिखाएंगे कि अत्यधिक विशाल मंत्रिमंडल, विशाल मंत्रिमंडल की कमियां, ऑफ कोर्स सब हमने लिख रखा है हमसे, समन्वय में प्रधानमंत्री को समस्या आएगी, वो सारी चीजें। और फिर दिखाएंगे अत्यधिक लघु मंत्रिमंडल की कमियां, और लास्ट में फिर कंक्लूड करने आता है यह स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का आकार संतुलित होना चाहिए, वह न तो अत्यधिक विशाल हो और न अत्यधिक लघु हो, वह इतना बड़ा अवश्य हो कि प्रधानमंत्री मंत्रालयों का समुचित तरीके से बंटवारा करे, लेकिन इतना ज्यादा विशाल भी ना हो कि उसे समन्वय में बाधा है, उसे संतुलित होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रश्न, ऐसा नहीं कि कोई बहुत है, बहुत आराम से कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको लिखा भी होगा इस पैटर्न पे। तो देखो ये आईएएस में पूछा गया सवाल है, 2014 का आईएएस का प्रश्न देखोगे तो उसमें यही सवाल आया। तो उतने दूर तक जाने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आएगी कि फिर यहाँ पर हम लोग मिनिमम भी नहीं करेंगे कि बहुत कम होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल। यहाँ उसको जो ना यहाँ इतना लिखने में ही अगर हमने संतुलित लिख दिया तो काफी कुछ है कि संतुलित होना चाहिए, क्योंकि प्योर ये एक तरह से तकनीकी प्रश्न है, उसको तकनीकी रूप में दिखाना। तो अब हम लोग फिर से अपने विषय पे आ जाते हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद का आकार मूल संविधान में निर्धारित नहीं था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित है कि मंत्रिमंडल निर्धारित है बहुत, तो मंत्रिपरिषद असंतुलित होगी इसकी कम संभावना, लेकिन मंत्रिमंडल के असंतुलित होने की संभावना होती है, यहां तक हमने देखा था। अब आते हैं मंत्रिपरिषद से संबंधित अन्य मुद्दे। हेडिंग दीजिए मंत्री बनने की योग्यताएं, और इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कौन बनेगा मंत्री, करोड़पति नहीं, कौन बनेगा मंत्री, मंत्री बनने की योग्यताएं, मंत्री बनने की योग्यताएं। और सिंपल शब्द में बात करें कौन बनेगा मंत्री, तो देखते हैं कौन बनेगा मंत्री या इसकी योग्यता क्या है। और यहां बैठे हुए हम में से कितने लोग मंत्री बनने में सक्षम है, तो लिखो किसी सांसद को, किसी सांसद को या सांसद बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, किसी सांसद को या सांसद बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, किसी सांसद को या सांसद बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किसी सांसद को या सांसद बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किसी सांसद को या सांसद बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब अलग से मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं, केवल दो चीजें कि या तो वह सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखता हो। आगे लिखो यदि किसी गैर सांसद को, यदि किसी गैर सांसद को मंत्री नियुक्त किया जाता है, यदि किसी गैर सांसद को मंत्री नियुक्त किया जाता है, यदि किसी गैर सांसद को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह के लिए, तो उसे 6 माह के भीतर, यदि किसी गैर सांसद को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह के भीतर सांसद बन जाना अनिवार्य है।
तो 6 माह के भीतर सांसद बन जाना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर सांसद बन जाना अनिवार्य है। अन्यथा 6 माह के बाद अन्यथा 6 माह के बाद 6 माह के बाद उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। अन्यथा 6 माह के बाद उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। 6 माह के बाद उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर लिखो, लेकिन बिना सांसद बने उसके पद का पुनर्नवीनीकरण, रिन्यूअल, लेकिन बिना सांसद बने उसके पद का पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन बिना सांसद बने उसके पद का पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। बिना सांसद बने उसके पद का पुनर्नवीनीकरण, पुनर्नवीनीकरण या रिन्यूअल नहीं किया जा सकता। बिना सांसद बने उसके पद का पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। आइए शुरू से समझते हैं कि क्या है, कौन बनेगा मंत्री। मंत्री बनने की योग्यता क्या है। हमारा संविधान कहता है कि ऑफकोर्स हम जानते हैं मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री किसके नाम की सिफारिश कर सकता है, क्या हर किसी के नाम की या किसके नाम की कर सकता है। तो संविधान कहता है कि मंत्री बनने के लिए सांसद होना चाहिए। अब देखो यहां से कई तरह के सवाल निकलेंगे। हमारे संविधान में शब्द क्या है, सांसद। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि मंत्री लोकसभा से भी नियुक्त किए जा सकते हैं और मंत्री राज्यसभा से। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकता है, वैसे ही मंत्री भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकता है। तो मंत्री बनने के लिए कोई भी सदन एक हो सकता है। अभी भी हम देखते हैं कि भारत सरकार में कई मंत्री मोदी जी के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के हैं, जैसे राजनाथ सिंह, और कई मंत्री राज्यसभा से हैं, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्री हैं, तो ये सब राज्यसभा वाले। यहाँ एक दो चीजें याद रखना कि मंत्री किसी भी एक सदन का मेंबर हो सकता है, लेकिन मंत्री को यह विशेषाधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सके। ये नॉर्मल मेंबर को अधिकार नहीं। मान लो लोकसभा का कोई सांसद है तो वह राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता कि वह लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया गया तो वह भले ही किसी एक ही सदन का मेंबर हो सकता है, तो वह अपने सदन की कार्यवाही में तो भाग लेगा, लेकिन दूसरे सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, उसका अधिकार है। जैसे देखो, वित्त मंत्री वर्तमान में राज्यसभा से, लेकिन बजट कहां पर प्रस्तुत होगा, लोकसभा में। तो वित्त मंत्री लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे, बजट प्रस्तुत करेंगे, और उनको रोका नहीं जा सकता कि आप कहां से आए। इसी प्रकार गृह मंत्रालय के किसी विषय पर चर्चा चल रही है राज्यसभा में, रक्षा मंत्रालय के किसी विषय पर, तो राजनाथ जी का अधिकार है कि राज्यसभा की उस दिन की कार्यवाही में भाग लेकर और चर्चा में सरकार का जवाब दे पाए। तो मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखना, लेकिन वे मतदान केवल उसी सदन में कर सकते हैं जिस सदन के वे सदस्य हैं। इसका मतलब निर्मला सीतारमण भले ही बजट प्रस्तुत करेगी, लेकिन बजट में जब मतदान होगा तो खुद बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री वोट नहीं डाले, क्योंकि वो राज्यसभा की मेंबर है। तो मतदान में वो भाग नहीं ले सकता, बाकी कार्यवाही, डिबेट, चर्चा, हर चीज में भाग ले सकता है। तो पहले हमने देखा कि मंत्री लोकसभा से भी हो सकते हैं और मंत्री राज्यसभा से भी हो सकते हैं, किसी भी सदन से। दूसरी बात याद रखना है कि चूंकि सांसद शब्द, इसलिए उसमें अंतर्निहित है कि मंत्री निर्वाचित भी हो सकता है और मनोनीत। कभी आ जाए कि क्या मनोनीत सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। संविधान में ऐसी कहीं कोई रोक नहीं है। तो अगर मोदी जी को लगता है कि ये जो राज्यसभा में कौन जज अभी सुप्रीम कोर्ट, रंजन गोगोई को राज्यसभा में लेकर आए, अगर चाहे तो उनको कानून मंत्री बना सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। क्योंकि भाई अगर लाए हो तो फिर उसका यूज भी करो। अगर आप उसको लाए हैं कि कानून का बहुत जानकार है, भले पुरस्कार के तौर पर आप लाए, तब भी उसको बनाओ, कुछ उसका यूज करो, बनाया जा सकता है। तो पहले हमने देखा लोकसभा या राज्यसभा से हो सकता है, निर्वाचित या मनोनीत हो सकता है। अब अगर सांसद मंत्री नियुक्त किया जाता है तो फिर उसको एक प्रकार से स्थायी मंत्री का दर्जा प्राप्त, इस रूप में, ऐसा नहीं कि 6 माह 8 माह के बाद हट जाएगा, वो तब तक रहेगा जब तक कि उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ ना हो जाए या लोकसभा का कार्यकाल, मतलब या प्रधानमंत्री उसको हटवाना चाहिए, तो वो एक प्रकार से तब तक रहेगा। लेकिन अब आते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो सांसद नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो सांसद नहीं है लेकिन सांसद बनने की योग्यता रखता है। इसका मतलब ध्यान रखना कि गैर सांसद भी मंत्री बनाया जा सकता है। सांसद बनने की योग्यता का मतलब कि कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, लोकसभा कम से कम मिनिमम, राज्यसभा में तो 30 साल है, तो कम से कम 25 साल की आयु हो, और जो आगे पढ़ेंगे सांसद बनने की योग्यता की पागल ना हो, दिवालिया ना हो, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित ना किया गया हो, एक्स वजह अगर सारी शर्तें पूरी करता है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है। सरल शब्दों में और समझना हो तो मुझे भी मोदी जी मंत्री बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री बनने की मेरी इच्छा है, मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन जस्ट एक बात रख रहा हूं कि अगर मोदी जी मुझे मंत्री बनाना चाहे तो मैं बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की जान पहचान हो तो बात कर सकता है कि सर ने ऐसा बोला कि अगर आप बनाना चाहे तो उनको कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, ऐसा ना कि उप मंत्री में फेंक देना मोदी जी कि जाओ राजनाथ जी की सेवा करो, उनकी चरण पादुका लेकर जाओ, बट हाँ मंत्री बनाया जा सकता है। अब यहां पर सवाल उठा कि अगर मुझे मंत्री बनाया गया तो इसका मतलब एक गैर सांसद को मंत्री बनाया गया। ऐसी स्थिति में यहां अगर एक गैर सांसद को बनाया जाता है तो उसको 6 माह के भीतर, ये डेट याद रखना, 6 माह के भीतर सांसद बन जाना चाहिए, चाहे लोकसभा से, चाहे राज्यसभा से, चाहे निर्वाचन या मनोनयन, किसी भी वहां 6 माह के भीतर। तो अगर प्रश्न आए कि गैर सांसद बिना सांसद बने अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है, 6 माह, तो मेरे लिए अधिकतम अवधि 6 माह है। अगर 6 माह के बीच मैं निर्वाचन से, मनोनयन से, लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी निर्वाचित, मतलब कहीं भी सांसद बन गया, तो अब मेरा मंत्री पद स्थायी हो गया, मैं स्थायी तौर पर मंत्री करता हूं। लेकिन मान लो कि 6 माह पूरा हो गया और मैं किसी भी भांति नहीं बन पाया संसद का सदस्य, लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा, भारी बहुमत से हार गया, क्योंकि मुझे अपने परिवार की और छात्रों के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया, क्योंकि मैं जाति की बात नहीं कर पाया, धर्म की बात नहीं कर पाया, चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बोल पाया कि भाई और बहनों मैं वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला ला दूंगा, सबको एक हेलीकॉप्टर दे दूंगा, सबको एक बड़ा फार्म हाउस दे दूंगा, सबको 50 करोड़ रुपए बांट दूंगा, वो मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मिथ्या भाषण में विश्वास नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी भांति में अगर नहीं बन पाया तो 6 माह के बाद मेरा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, पुनर्नवीनीकरण, ये लाइन क्यों मैंने लिखवाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अब मान लो कि ऐसा हो कि 5.5 माह गुजर गए, मुझे मंत्री बने, मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति को मंत्री बने हुए, और अब स्थिति यह है कि मैं नहीं बन पाया सांसद, तो मेरे दिमाग में बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि जब मैं मंत्री था तो निठल्ला होकर घूमता था, कोई काम नहीं करता था, फिर भी भत्ते, वेतन, एक से एक सम्मान था और बड़ा आराम से निठल्लों वाला जीवन जीता था, सम्मान भी था। शिक्षक, अब मुझे फिर लगता है कि वही शिक्षागिरी करनी पड़ेगी और पसीना बहाना पड़ेगा, कक्षा में खड़ा होना पड़ेगा, मतलब मेहनत करके रोजी रोटी कमानी पड़ेगी, आदत लगे निकलने पड़ती। तो अब मैं कोई रास्ता निकालूं, मान लो मैं मोदी जी के पास जाता हूं कि मोदी जी बहुत अब दिक्कत होगी, अब 15 दिन के बाद मेरा खत्म होने वाला है, तो कहेंगे अब मैं क्या करूं, जो मेरे हाथ में था आपने चुनाव भी लड़के देख लिया, मनोनीत भी करवा देता, सीटें खाली नहीं है, किसको रिजाइन करवाऊं। तो
तो अब आपके लिए बाकी आप संविधान के ज्ञाता हैं, कोई आपके पास रास्ता है तो बताओ, मैं कर दूंगा। तब मैं दिमाग लड़ता हूं, मैं कहता हूं मोदी जी एक काम करते हैं कि मेरा 6 माह का कार्यकाल पूरा होने दो, 15 दिन मैं छुट्टी ले लूंगा, 15 दिन का मुझे गैप दे देना और बच्चों से भी मिलकर आ जाऊंगा, उनको भी बताऊंगा कि मंत्रीगिरी में मैंने क्या क्या किया और सबसे बातचीत करके आ जाऊंगा, फिर मुझे दोबारा नियुक्त कर देना, पुनर्नियुक्ति दे देना, फिर ऐसे 6 माह करके पूरा कार्यकाल पूरा कर लेना। तब मोदी जी कहेंगे कि आपको संविधान की ज्ञाता है, आपने थोड़ी चाय लीजिए, आपको संविधान की ज्ञाता है, आपने तो पढ़ा है, आपके मुंह से इस बात शोभा नहीं देती है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह साफ साफ कह दिया है कि बिना सांसद बने उसके पद का पुनर्नवीनीकरण नहीं हो सकता। तो अब ये ध्यान रखना कि इसलिए मैंने इतना उदाहरण दिया कि 6 माह के लिए ही बना सकता है, कोई मिसयूज करना चाहे 6 माह फिर 15 दिन का गैप, तो ये नहीं हो सकता। रिन्यूअल नहीं, रिन्यूअल कब होगा कि मान लो मेरा 6 माह के बाद मंत्री पद खत्म हो गया, उसके 1 साल के बाद फिर मैं चुनाव जीत के सांसद बन गया, तब मोदी जी मुझे बना सकते हैं, लेकिन बिना सांसद बने मेरे पद का पुनर्नवीनीकरण नहीं हो सकता। ये एक्चुअली पंजाब में प्रयास किया गया था। देखो कैसे संविधान का दुरुपयोग करने का सवाल। राजेंद्र कौर भट्टल मुख्यमंत्री थी, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करवाया जो एमएलए नहीं था, ऑफकोर्स उस पर भी वही 6 माह का लागू था, लेकिन 6 माह तक नहीं बन पाया, तो थोड़े दिन का गैप दिया, दोबारा मंत्री नियुक्त करवा दिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिना सांसद या विधायक दोनों के लिए लागू कर दिया, किसी व्यक्ति के मंत्री पद का पुनर्नवीनीकरण नहीं हो सकता, तो बार बार नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह है मंत्री बनने की योग्यता। और हम देखते हैं यहाँ फिर कोई शैक्षिक योग्यता नहीं, केवल इतनी सी बात है कि या तो सांसद हो, सांसद नहीं हो तो सांसद बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये सारा मामला हमने देखा कि मंत्री कौन बनेगा मंत्री। क्लियर हो रहा है मंत्री बनने की योग्यता। तो अभी तक हमने देखा मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, विभिन्न प्रकार के मंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद का आकार क्या है और मंत्री बनने की योग्यता क्या है। अब एक दो और इससे बची हुई चीजें उसको जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। कौन अगर मंत्री सांसद नहीं है तो देखो मंत्री को भत्ते मिलते हैं, केवल वही मिलेंगे, क्योंकि मंत्री को अलग से कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन उसको भत्ते बहुत सारे मिलते हैं। वो भत्ता अपने आप में वेतन से ज्यादा होता है, ये कार्यालय भत्ता है, स्टाफ, ये सुविधा, तो केवल वही मिलेगा, मंत्री को वेतन नहीं मिलता है। बिल्कुल बन सकता है, मान लो 6 माह के लिए मोदी जी ने मुझे किया, फिर 6 माह आपका वो कर सकता है, एक बार में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को बार बार नहीं कर सकते। हाँ नहीं, वो सांसद को मिलते हैं, मंत्री को नहीं मिलते, वो ध्यान रखना, वो प्रत्येक सांसद को मिलते हैं। तो राजनाथ जी को मिलेगा, लेकिन जब मैं बनूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केवल किसके लिए है, सांसद के लिए। क्षेत्र के विकास के लिए हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलता है, उसी को एमपी लैड कहते हैं, एमपी लोकल एरिया डेवलप। राज्यसभा वाले को भी मिलता है, लेकिन उनको छूट है कि वो पूरे राज्य में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। इवन मनोनीत को भी मिलता है, जो मनोनीत मेंबर होते हैं फिर वो करेंगे अपने क्षेत्र में वो खर्च करेंगे पैसा। क्या? हाँ बिल्कुल, आप उसको आरटीआई से पता कर सकते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक धन है, उसको बिल्कुल पता करें, उसका ऑडिट भी होता है। वो मोदी जी ने नई योजना बनाई कि गोद ले, अदरवाइज कई अन्य जगह पर भी वो करते हैं। उसी में तो देखो एमपी का वेतन के अलावा जो ये सब बेकार वेतन एमपी करते हैं, ये जो 25 करोड़ मिलता है 5 साल में, इसमें से मान के चलो कि 5 करोड़ एमपी का कमीशन होता है, यही सच्चाई। तो इसलिए तो एमपी बनने के लिए जितना करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, कोई ईमानदार एमपी का होता है 5 करोड़, और बेईमान हो गया तो 10 करोड़ हो गया, और पूरा पूरा भ्रष्ट हो गया तो 50-50 करेगा। तो इसलिए बहुत फायदा है एमपी बनने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं, वो संख्या केवल है कि 543 का, ये ध्यान रखना, 543 का 15%। अब ये जो 543 का 15%, 80 या 81 जो भी है, वो लोकसभा से भी होंगे, राज्यसभा से भी होंगे। ये नंबर कहां से फिक्स हुआ है, उससे। अब एक हेडिंग दीजिए, मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि बेकार यूपीएससी में पढ़े, में चलते हैं सांसद बनने के लिए, लेकिन देखो सांसद बनना यूपीएससी करने से ज्यादा डिफिकल्ट है एक अच्छे व्यक्ति के लिए। अच्छे व्यक्ति की बात नहीं करो, बाकी तो मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, आपने सामूहिक उत्तरदायित्व सुना होगा, बट हमारे संविधान में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए मिनिस्टर। मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और यह पाया जाता है, अगर आर्टिकल कोई पूछे या एग्जाम में आए तो 75+2 मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पाया जाता है 75+2 में। 75+2 इसको लिखो, क्या है एग्जैक्ट 75+2? आर्टिकल 75+2 के अनुसार, आर्टिकल 75+2 के अनुसार संघ के मंत्री, 75+2 के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसको कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। एग्जैक्ट लाइन यही। अब तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इसका अर्थ है संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से, इसका अर्थ है संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए, संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए और ब्रैकेट के लिए राष्ट्रपति, संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति, ब्रैकेट में व्यवहार में प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवहार में प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। यही इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। इसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि शासन के सुचारू संचालन के लिए प्रधानमंत्री अपने किसी अनचाहे सहकर्मी, मतलब अनवांटेड कोलीग, अनचाहे सहकर्मी से छुटकारा प्राप्त कर सके। आओ जानते हैं कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है। हमारे संविधान में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व शब्द नहीं, लेकिन यह बात पाई जाती है। तो सबसे पहली बात कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, तो हाँ, मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 75+2 में है। यदि आए किसके प्रति मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, आंसर होगा राष्ट्रपति, आंसर हमेशा राष्ट्रपति। लेकिन अगर व्यवहार शब्द
कि व्यवहार में मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। 75+2 ये कहता है कि संघ के मंत्री, संघ का मतलब भारत सरकार, और यही चीज राज्य में मिलेगा कि राज्यपाल की, संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब संघ के जो भी मंत्री, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जितने मंत्री है, चाहे राजनाथ, सारे मंत्री, संघ का प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब उसकी इच्छा पर्यंत, जब तक उसकी इच्छा है, जब तक उसकी कृपा है, प्रसाद का मतलब कृपा, जब तक उसकी कृपा है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, केवल तभी तक पद पर है। इसका मतलब देखो, इसमें अंतर्निहित है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब किसी भी मंत्री को बर्खास्त करते, राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया, और जब चाहे तब किसी मंत्री को बर्खास्त करते। आप कहेंगे कि राष्ट्रपति तो बड़ा शक्तिशाली हो गया, लेकिन फिर आती है ब्रिटिश परंपरा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन ब्रिटिश संसदीय परंपरा मान्य है यहाँ कि राष्ट्रपति ऐसा कभी भी प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक शासक नहीं। आप प्रधानमंत्री अगर परामर्श दे तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। अब यहाँ पर बहुत चीजें ये है कि बाध्य है, तो मानकर चलना चाहिए बाध्य है, कई चीजें विवेक, मतलब ये छोड़िए समझदारी पर कि राष्ट्रपति अवश्य बर्खास्त करेगा। और रीजन इसका क्यों संविधान निर्माता ने, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इसका मतलब हर मंत्री अपने कार्य के लिए, अपने कंडक्ट के लिए व्यवहार सिद्धांततः रामनाथ कोविंद, लेकिन व्यवहार में नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी के प्रति उत्तरदायी। इसलिए व्यवहार में मोदी जी के प्रति उत्तरदायी है कि सरकार के मुखिया मोदी जी हैं, मंत्री परिषद मोदी जी ने बनवाई है, उस व्यक्ति को मोदी जी ने मंत्री बनवाया, भाई और तो कोई उन्होंने नाम दे दिया बनाया, तो इसका मतलब उसके कार्यों के लिए ओवरऑल मोदी जी जिम्मेदार। अगर मैं किसी को कोई काम कहता हूं कि ये मेरा प्रतिनिधि है, तो ऑफकोर्स उसके कार्यों के लिए अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी मेरी भी बनती। तो वैसे ही बात है कि चूंकि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करवाते हैं, इसीलिए, और सरकार के मुखिया वही हैं, इसीलिए प्रत्येक मंत्री के कार्यों के संदर्भ में अंततः प्रधानमंत्री की आलोचना। इसका मतलब हर्षवर्धन कोविड के दौरान ठीक से काम नहीं कर पाए, तब भी सबने मोदी सरकार की आलोचना की कि मोदी जी गंभीर नहीं है कोविड को लेकर के। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति को मनमानी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक या पोखरियाल निशंक की आलोचना हुई। तो इनडायरेक्टली आलोचना मोदी जी की आलोचना है। अगर कोई मंत्री भ्रष्ट हो जाए, अगर कोई मंत्री ठीक से अपना कार्य ना करे, तो आखिर प्रधानमंत्री उसे कैसे छुटकारा पाए? उसी के लिए संविधान निर्माता ने बनाया 75+2। जनरली परंपरा क्या है कि ऐसे मंत्री को सूचना दे दी जाती है, प्रधानमंत्री के विश्वस्त लोग, अमित शाह, ऐसे लोग बता देंगे कि हर्षवर्धन साहब रिजाइन कर दो, क्योंकि मोदी जी आपके कार्य से संतुष्ट नहीं है, और वो रिजाइन कर देते इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको करना पड़ता है, वरना इतनी आसानी से कोई मंत्री पद नहीं छोड़ता। बाद में भले कहेंगे कि नहीं हम संगठन में काम करेंगे, हम पार्टी के लिए, देश के लिए काम करेंगे, लेकिन वो एक जस्ट समझो कि प्रेस को देख दिया गया है। अब मान लो कि हर्षवर्धन आ जाए कि नहीं मंत्रीगिरी करने में बहुत मजा आता है, बाकी लोग तो मर गए कोविड में, मेरा तो बड़ा दबदबा था। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कहेंगे मैं नहीं करता मोदी जी रिजाइन, तब मोदी जी कहेंगे कि अब इसको बेआबरू करके निकालो, और तब मोदी जी राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि इसको बर्खास्त करो। तब राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा कि हर्षवर्धन, मैं भारत का राष्ट्रपति आपको आपके पद से बर्खास्त करता हूं। और तब वो निकलेंगे कि बड़े बेआबरू होकर, तेरे पूछे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले, और उसके बाद सब कहेंगे हर्षवर्धन पहले तू निकले। तो कहने का मतलब ये 75+2 है, प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। अब आते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये था मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, अब आता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब आ गया कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, संघीय मंत्री, क्योंकि संविधान में हर जगह संघ शब्द है और सब जगह संघीय मंत्री परिषद है। बिल्कुल संघ सरकार ही सही शब्द है, केंद्र सरकार जैसा कोई शब्द संविधान में ही नहीं। आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट है, हर जगह यूनियन गवर्नमेंट वर्ड, तो इसमें यूनियन ही सही शब्द है। संविधान में भी आगे मिलेगा, यहां पर भी संघीय मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, और ये पाया जाता है 75+3 में। तो देखो क्या है, इसका भी लाइन लिखिए। 75+3 के अनुसार, 75+3 के अनुसार संघीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 75+3 के अनुसार संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो एग्जैक्ट लाइन यही, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो आगे लिखो पैराग्राफ बदलकर। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कहते हैं, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कहते हैं। अभी हमने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पढ़ा, बट 75+3 की लाइन देखिए, तो इसमें लिखा है कि संघीय मंत्री परिषद, 75+2 में संघ का मंत्री, तो वो एक के लिए, यह मंत्री परिषद पूरी संस्था के लिए। संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ध्यान रखना, संसद शब्द नहीं, शब्द क्या है? लोकसभा। इसका मतलब अगर है कि अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, हमेशा आंसर होगा लोकसभा, या कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वर्ड एकदम साफ है कि संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो कलेक्टिवली पूरी मंत्री परिषद को यदि हटाना, अगर इंडिविजुअली हटाना हो तो प्रेसिडेंट हटाए, एक मंत्री दो मंत्री को हटाना हो तो प्रेसिडेंट हटाएगा। लेकिन इमेजिन करो कि पूरी मंत्री परिषद को ही बर्खास्त करना है, तो यह काम राष्ट्रपति नहीं कर सकते, ये राष्ट्रपति नहीं करेंगे। पूरी मंत्री परिषद को हटाने की शक्ति केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में है। और इसलिए कहा गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब यदि मंत्री परिषद लोकसभा के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, आगे पढ़ेंगे विस्तार से ये सब प्रस्ताव संसद टॉपिक में, बट यदि लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो अच्छा काम किया, आ जाएगा हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री भी उसका एक हिस्सा है, उसको भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बड़े रोचक सवाल आते हैं, कभी इंटरव्यू में या कभी कोई पूछे आपसे कि क्या एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, भले ही त्यागपत्र संपूर्ण मंत्री परिषद देगी? एक मंत्री के खिलाफ क्या अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हमें कहना है कि एक व्यक्ति के खिलाफ, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब यहां पर भले ही
शिकायत 2 मंत्रियों से है या 1 मंत्री से, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव केवल उनके खिलाफ नहीं लाया जाएगा। अविश्वास का प्रस्ताव हमेशा पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाएगा, क्योंकि 75 क्लॉज 3 में साफ साफ लिखा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, इंडिविजुअल मिनिस्टर उत्तरदायी नहीं। अगर ऐसी तो लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री उत्तरदायी नहीं, इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी तो प्रेसिडेंट के प्रति, लोकसभा के प्रति उनकी सामूहिक उत्तरदायित्व। याद करो 75 प्लस 3 संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ये नहीं लिखा व्यक्तिगत, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा जब भी एक्शन लेगी तो सामूहिक रूप से लेगी। इसका मतलब कि भले ही 2 मंत्री बेईमान है, इमेजिन करिए कि 2 मंत्री बेईमान है, बाकी सारे मंत्री ईमानदार। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 2 मंत्री बेईमान है, बाकी सब ईमानदार है, तो उन 2 की बेईमानी के कारण समस्या है, बाकी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे ईमानदार। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा हटाएगी तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को हटाएगी, तो आप कहेंगे तब तो बड़े ईमानदार लोग भी गए, उनकी क्या गलती थी? अब यही पर माना जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली सामूहिक प्रयासों से चलती है। इसका मतलब यदि टोकरी में 2 सेब सड़ गए, बाकी से बहुत बढ़िया, तो मालिक की जिम्मेदारी, और मालिक क्या है? प्राइम मिनिस्टर। तो मालिक की जिम्मेदारी है कि वह उन 2 सेब को बाहर फेंक दे। लेकिन अगर मालिक ऐसा ना करे तो मालिक जिम्मेदार, प्लस मालिक पर बाकी सेबों ने दबाव क्यों नहीं बनाया? भाई अगर बाकियों को दबाव बनाना चाहिए कि मोदी जी इसको हटाओ, लेकिन अगर दबाव नहीं बनाते हैं या प्रधानमंत्री नहीं हटाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में उनके पास में सहभागी माने जाएंगे। इसलिए बिल्कुल निर्विवाद तौर पर याद रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और व्यक्तिगत रूप में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कोई कहेगी नहीं लाया जाएगा एक मंत्री के खिलाफ, और त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद देगी, आप कहेंगे नहीं लाया भी जाएगा मंत्रिपरिषद के खिलाफ, और त्यागपत्र भी दिया जाएगा मंत्रिपरिषद के खिलाफ। कोई कहेगी कहां लिखा है, कहां लिखा है? तो पहले तो हम तर्क देंगे कि भाई देखो 75 प्लस 3 उसमें व्याख्या में कहीं भी व्यक्तिगत नहीं, फिर भी कहेगी नहीं इससे तो क्लैरिटी नहीं आ रही है, तब हम दिखाएंगे उसको संसदीय प्रक्रिया की नियमावली, जहां हम दिखाएंगे कि लोकसभा की नियम संख्या 198, तो लोकसभा की अपनी नियमावली है जिसके तहत लोकसभा चलती है, तो ये मैटर लोकसभा का है। और नियम संख्या 198 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका बताया गया। लोकसभा की नियम संख्या 198, अगर हम इसको प्रामाणिक किसी को बताना चाहें, ये बात स्पष्टता कहां से पता चलती है? तो लोकसभा की नियम संख्या 198। इसका मतलब संविधान में भी है कि भाई लाया जाएगा, लेकिन एक्चुअली कितने लोग लाएंगे, कैसे पारित होगा, सब चीजें तो डिटेल में चाहिए। संविधान केवल ये लिखा है कि उत्तरदायी, पर उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो नियमावली में नियम संख्या 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है, और नियम संख्या 198 के तहत जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है, वह कभी भी मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता। तो व्यवहार में भी जो नियमावली बनाई गई उसमें भी यही बात कि वह हमेशा मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। मंत्री से देखो उसकी भाषा भी फिक्स है, नियमावली के तहत जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसकी भाषा भी फिक्स है, और भाषा क्या होगी? यह सदन XX का मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर, यह सदन नरेंद्र दास, दामोदर दास, कबीर दास मोदी की मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। इसका मतलब जो भी सदस्य प्रस्ताव लाएंगे तो इसी लैंग्वेज के साथ लाएंगे कि यह सदन नरेंद्र दास, दामोदर दास की मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है क्योंकि, और उसके बाद उसके कारण होंगे, फिर चर्चाएं होंगी कि भाई क्यों हटा देना चाहिए, फिर बताएगा कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, पता चला कितना उसकी खराबी है। और सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग कहेंगे कि विश्वास व्यक्त नहीं करना चाहिए, इससे बढ़िया मंत्रिपरिषद कभी बनी ही नहीं, अभूतपूर्व है, जो भी XYZ। आखिर में वोटिंग होगी और साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि लैंग्वेज यही होती है कि यह सदन XYZ की मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी एक मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है और सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। तो यह है भारत में संविधान और नियमावली के तहत मंत्रिपरिषद से संबंधित बातें। अब जो भी हमने मंत्रियों के प्रकार आदि पढ़े थे वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं, वो सब कहां से निकलता है? संसद की नियमावली से। तो वहां से अदरवाइज संविधान में मोटी मोटी बातें यही है मंत्रिपरिषद का आकार। अब मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल आदि का रेफरेंस पूरा क्लियर है कि नहीं? किसी को बता सकते हो जरूरत पड़ने पे? मैं पूछूंगा अभी किसी से। चलिए अच्छी बात है। सरकार थोड़ा जोर से बोलेंगे तब आएगा आवाज। हाँ हाँ, तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगी, अगर पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगी। यही है फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट के द्वारा ही बहुमत का होगा। तो फ्लो टेस्ट होगा जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो फ्लो टेस्ट होगा, वोटिंग होगी। फ्लो टेस्ट का मतलब क्या है? वोटिंग। अगर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो अब राष्ट्रपति देखेगा कि किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या लोकसभा बहुमत से सपोर्ट करती है। मान लो कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी वालों ने, बीजेपी वाले भी ये होकर के और अविश्वास करती है, तो अब फिर वो बात करेगा सारे नेताओं से कि आप किसी एक पर सहमत हो जाओ, आप आडवाणी जी पे सहमत हो जाओ, या आप अमित शाह पे सहमत हो जाओ, या डॉक्टर मनजीत कुमार के नाम पे सहमत हो जाओ, किसी के भी नाम पे सहमत हो जाओ। अगर 50% से ज्यादा लोग किसी नाम पे सहमत हो जाते हैं तो राष्ट्रपति फिर उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, फिर वो अपनी मंत्रिपरिषद बनाएगा। अगर किसी के नाम पर भी सहमति ना हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव करवानी पड़ेगी, पर जनरली सहमति बन जाती है। जैसे नेहरू की मृत्यु हुई, मान लो मृत्यु की बजाय नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाता तो वही बात होती है कि उसको हटा के लाल बहादुर को चुन लेते। तो यह है मंत्रिपरिषद जिसको हमने विस्तार से देखा। हाँ देखो, अविश्वास प्रस्ताव आगे हम पढ़ेंगे कि 50 सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है, तो कोई रोक नहीं, बट प्रस्ताव गिर जाएगा, जनता जनार्दन उसकी बदनामी होगी। अभी सब अविश्वास प्रस्ताव भी हमने डिस्कस नहीं किया, देखो केवल वर्ड आ गया। जब हमने क्या बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, क्योंकि अगला सवाल यह है कि कितने लोग लाते हैं, एक सत्र में कितनी बार लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो इसके तमाम प्रश्न वो कहां पढ़ेंगे जब विभिन्न प्रस्ताव पढ़ेंगे। अभी मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मंत्रिपरिषद में ही मंत्रिमंडल शामिल है। कल हमने आपको बोला भी, बनवाया था ना कल या परसों, उनका भी, लेकिन नहीं किया गया। ये प्रधानमंत्री के विवेक पे छोड़ा गया है, विवेक पे छोड़ा गया कि अपनी सुविधा अनुसार मान लो कि उनको नए 2-4 मंत्रालय बनवाने हो, तो फिक्स करने से वो दिक्कत हो जाती है, फिर नए मंत्रालय कैसे बनाए, इसलिए उनके विवेक पे छोड़ा। चलिए अब मंत्रिपरिषद से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देख लिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अभी कार्यपालिका में चल रहा है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। अब आते हैं भारत का महान्यायवादी, भाग 5 में इसका भी जिक्र है। हाँ हाँ बिल्कुल विकसित होगा। बोरिस जॉनसन के त्यागपत्र के साथ ही मंत्रिपरिषद भी भंग होगी। अब नए प्रधानमंत्री अगर ऋषि सुनक बनते हैं तो अपनी नई मंत्रिपरिषद बनाएंगे। उपचुनाव तो अलग है ना, वो सदन के लिए हुआ है, तो भी मेंबर्स आ गए। उपचुनाव तो संसद की सदस्यता के लिए हुआ, बट बोरिस जॉनसन के त्यागपत्र के साथ ही मंत्रिपरिषद भी खत्म। अब नया प्रधानमंत्री बनेगा, अपनी नई मंत्रिपरिषद बनाएगा। बिल्कुल केंद्र में प्रांत में सेम है यही स्थिति। अभी सीधी सी बातें देखो, महाराष्ट्र में फिर से शपथ ग्रहण हुआ एक नाथ शिंदे का, तो सारे मंत्रियों का फिर से शपथ ग्रहण होगा। उसे पुराने हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब आते हैं भारत का महान्यायवादी, देखने में बड़ा भारी भरकम लगता है कि कोई न्याय के अवतार है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
और इनके पद से संबंधित प्री में बहुत सवाल है, इसमें भी अलग सवाल आया, बट जनरली प्री में इससे संबंधित इतने सवाल आते हैं क्योंकि बहुत ही कई मामलों में आप पढ़ेंगे कि वो एकमात्र पदाधिकारी है, मतलब हर जगह इकलौता है, कई चीजें के लिए पूरे भारत में वही करता है और कोई नहीं करता है। तो सारी चीजें हम लोग जानेंगे भारत का महान्यायवादी, बट इसकी सारी चीजों को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम इसके पद के स्वरूप को समझें, जो संविधान में भले लिखा हुआ नहीं है, बट एक बार नेचर ऑफ ऑफिस जानेंगे पद क्या है और क्यों बनाया संविधान निर्माता ने, तब हमें इसकी हर चीज समझ में आएगी। तो जब संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि आने वाली जो सरकार होगी उसको मुकदमेबाजी में भी फंसना पड़ सकता है। मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, 13+2 याद करो कि संसद मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून नहीं बनाएगी, तो किसी ने मैंने कोर्ट में चुनौती दी, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय भारत सरकार से पूछेगा कि भाई बताओ कानून क्यों सही है, उसका भी पक्ष लेगा। तो अब सवाल उठता है कि भारत सरकार की ओर से कौन न्यायालय में बात रखेगा, और ऐसे अनेक मुद्दे आ सकते हैं जहां भारत सरकार, जैसे हिजाब के मुद्दे पर पूछा कि भारत सरकार क्या सोचती है, कई मुद्दों पर जज पूछ सकता है कि भारत सरकार इस बारे में क्या चाहती है, भारत सरकार की राय क्या है। अब दूसरी बात, संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि मंत्री बनने के लिए भारत में किसी शैक्षिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं, मंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है। तो उनको पता था कि ऐसा वक्त आ सकता है देश में जब चाय वाले, पान वाले, फमचे वाले, मोबाइल वाले, मफलर वाले, ये सब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा हूं, बट हो सकता है कि ऐसे लोग सारे बन जाएं जिनको कानून का, संविधान का ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि मंत्रिपरिषद में कानून का कोई जानकार नहीं। अब ऐसी स्थिति में कौन रखेगा पक्ष? इसीलिए उन्होंने एक ऐसा पद बनाया जो एक तरह से भारत सरकार का वकील है, ये था, जो भारत सरकार का कानूनी परामर्श करता है। तो जैसे हमारे आपके लिए वकील होता है, वैसे ही संविधान निर्माता ने एक पद बनाया जिसको भारत सरकार का वकील कहते हैं। तो माइंड में यही याद रखना, अभी पढ़ेंगे सब उसका तकनीकी लैंग्वेज, और अगर आपके मस्तिष्क में याद रखना कि भाई महान्यायवादी क्या होते हैं, न्याय के कौन से अवतार हैं, सत्य हरिश्चंद्र हैं क्या, तो वो सब कुछ नहीं है। बस इतना याद रखना कि भारत सरकार का वकील है, जो मेरे लिए और आपके लिए वकील करता है, वही काम भारत सरकार के लिए महान्यायवादी करता है। और इसलिए देखो कोर्ट में हमेशा महान्यायवादी को ही डांट पड़ती है, ये बहुत टॉप लेवल के वकील होते हैं, लेकिन अखबार पढ़ो तो ये अखबार में मिलेगा कि जजों ने महान्यायवादी को डांट दिया। कोई बेचारा ये उसको नहीं डांटता, उसके माध्यम से किसको डांटता है? केंद्र सरकार को। कि पिछली बार भी आपने ये बताया था, आपको बोला था कि ये सारा डाटा लेकर आना, अभी डाटा क्यों नहीं है? तो नहीं सलमान, अभी इस पर कार्य चल रहा है, चलो डाटा नहीं तो मैंने तुम्हें डांटा, मतलब डांटेगा कि ठीक से काम करो। महान्यायवादी ऐसे नहीं चलता। एक तरह से देखो, महान्यायवादी को भी पता है कि मेरे पे पर्सनल टिप्पणी नहीं, उसको पता है उसके माध्यम से किसको डांट रहे हैं, जैसा भारत सरकार को, कि भाई भारत सरकार ठीक से काम करो, थोड़ा सा पंक्चुअल करो। ये भारत सरकार का वकील है, इस नजरिए से इस पूरे पद को समझोगे तो हर चीज समझ में आएगी। तो हमने जान लिया ये पद कैसा है, भारत सरकार का वकील। अब इससे रिलेटेड एक एक करके चीजों को जानते हैं। देखो, महान्यायवादी, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पीटी में पूछा गया सवाल, तो जिसको हमने सरल भाषा में वकील कहा, उसी को तकनीकी भाषा में क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सामान्य भाषा में वकील। तो आए कि कौन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, हम कहेंगे भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में उसके पद का प्रावधान है, तो अन्य आर्टिकल भी उससे रिलेटेड है, पद कहां पाया जाता है? 76 में, और पद से संबंधित ज्यादातर बातें 76 में है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान। सबसे पहले देखो, महान्यायवादी बनने की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। महान्यायवादी बनने की योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस, महान्यायवादी बनने की योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस, महान्यायवादी बनने की योग्यताएं या क्वालिफिकेशन। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा, बट जितनी क्वालिफिकेशन आगे पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए भी। क्योंकि आप देखो यहां पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि योग्यता का पता उसके पद के स्वरूप से चलता है। क्योंकि उसको भारत सरकार के लिए वकालत करना है, तो वो छोटा मोटा जॉली एलएलबी नहीं हो सकता, जॉली एलएलबी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे चाय वाले, पान वाले, पहुंचे वाले आ सकते हैं राजनीति में, बट सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कठिन वो है, उसमें पढ़े लिखे प्रबुद्ध कानून के जानकारों की वहां पर जरूरत, और वही होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता, वो आगे पढ़ेंगे क्या क्या योग्यता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने। अब आते हैं कि उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो देखो उसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑफ कोर्स इसकी सलाह पर करेंगे मंत्रिपरिषद, तो सीधी बात है कि व्यवहार में मोदी जी करवाते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एग्जाम में ठीक करना हो तो राष्ट्रपति, व्यवहार में मंत्रिपरिषद के परामर्श पर होता है। अब आते हैं कार्यकाल, और उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, तो लिखो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति की कृपा बनी रहेगी वह पद पर रहेगा। सीधी सी बात है कि किसी भी समय राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसलिए किया गया है कि वो वकील है, तो वकील हमेशा सरकार की इच्छा का होना चाहिए। मान लो